मकर सिंह ने भी अपनी पीठ पर नार्क तलवार के साथ हवा में उड़ान भरी। उसकी उंगलियों ने जल्दी से हवा में प्रतीकों को खींचा, जिससे एक साथ 3 तावीज बन गए। पूरा होने पर 3 तावीज़ों को उसकी 4 अंगुलियों के बीच रखा गया और एक साथ उस आदमी पर लॉन्च किया गया। सीली ने इस दृश्य को देखने के लिए आकाश की ओर देखते हुए रोशनी के आलिंगन से अपना सिर बाहर निकाला। उसकी आंखें पूरी तरह से गोल हो गईं और 3 छोटे सुनहरे शूटिंग सितारे उसकी पन्नारी पुतलियों में चमक उठे। अंत में उन्होंने यह भी कहा, वह वास्तव में दिखावा करने में काफी अच्छा था। वह आदमी 3 तावीज़ों को चकमा दे चुका था कि एक और 3 उसके रास्ते में आए। अब तक वह आदमी कुछ हद तक अव्यवस्था में था। क्यूई बाधा को पार करने में असमर्थ और एक कोने वाले कुत्ते की तरह शिकार किए जाने के कारण वह अचानक क्रोधित हो गया और मोरपंख निकाल आया। मोरपंख नीले और हरे, शानदार, रंगीन, अलौकिक और शानदार का मिश्रण था। उसने पंख को पकड़ लिया और उसे हल्के से हिलाया, जिससे नीला और हरा पाउडर पंख से हवा में नीचे गिर गया। ऊपर से मकर सिंह की आवाज आई, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सांस रोको। हर कोई। क्या अफसोस की बात है, वह अब मकर सिंह की सुंदर आकृति नहीं देख सकती थी। काव्या यून को कुछ हद तक पछतावा महसूस हुआ क्योंकि उसने आज्ञाकारी रूप से अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस रोक ली। वह एक धागे से लटकी हुई थी और अब अपनी आंखें बंद करके वह तुरंत गहरी नींद में सो गई। जब वह फिर से उठी तो काव्या यून को ऐसा लगा जैसे वह 100 साल से गोदी में चावल की बोरियां ले जा रही थी। वह थक गई थी। उसके शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया गया था। उसकी हड्डियों में दर्द हो रहा था, उसके सिर में चोट लगी थी और उसके चेहरे पर भी बेवजह चोट लगी थी। वह तंबू की छत को सजाने वाले मोतियों को एकटक देखती रही, यह याद करते हुए कि उसका चेहरा वास्तव में घायल हो गया था। क्योंकि वह कभी भी सामान्य रूप से घायल नहीं हुई, अनजाने में उसके चेहरे पर घाव को अनदेखा करना आसान था। उसने तलवार के घाव को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। अब तक खून बहना बंद हो गया था और किसी ने उस पर मरहम लगा दिया था, ठंडा और कुछ फिसलन। वह नहीं जानती थी कि यह क्या समय था। खिड़की उज्ज्वल थी, हालांकि कमरा अभी भी कुछ धुंधला था। काव्या यूं बिस्तर से उठी, चाय का एक कटोरा डाला और खिड़की के पास चली गई। एक घूंट लेते हुए उसने बाहर देखने के लिए खिड़की को खोल दिया। एक उगता हुआ लाल सूरज बेगोनिया के फूलों के पीछे छिपा हुआ था। सुबह की चमक क्षितिज पर ब्रोकेट की तरह ढेर हो गई थी। वह कमरे से बाहर निकल गई और अंदर देखने के लिए दरवाजे पर खड़ी होकर फूल हॉल में चली गई। हॉल में 2 लोग और एक बिल्ली बैठे थे। छोटी काली बिल्ली मेज पर अपने पिछले पैरों पर खड़ी थी। एक सामने का पंजा आर्य सुमेधा के चौड़े कंधे पर दबा रहा था, दूसरा सामने का पंजा जोर से उसके चेहरे पर थप्पड़ मार रहा था। थप्पड़ मारते हुए उसने शाप दिया, मैंने तुमसे कहा है कि मैं मछली नहीं खाता। मछली मत खाओ। मछली मत खाओ। प्रत्येक मछली मत खाओ के साथ उसने उसे एक थप्पड़ मारा। आर्या सुमेधा, बिल्ली के नरम पंजे के पैड से चेहरे पर थप्पड़ मारे जाने के कारण न केवल दर्द महसूस नहीं हुआ, बल्कि यह मजेदार लगा, इसलिए थप्पड़ मारने के बावजूद उसे गुस्सा नहीं आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम मछली नहीं खाते हो तो मैं तुम्हारे लिए चूहे पकड़ने जाऊंगा। सीली ने उसे फिर से कई थप्पड़ मारे। आप वही हैं जो चूहों को खाते हैं, आपका पूरा परिवार चूहों को खाता है। रोशनी ने उनकी हरकतों को मुस्कुराहट के साथ देखा, फिर अचानक दरवाजे से कहा, सीनियर सिस्टर। काव्या यून अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ी थी और मुस्कुराई। जैसे ही वह मुस्कुराई, उसके चेहरे पर घाव से खून बह रहा था, जिससे दर्द का एक झटका लग रहा था। उसने एक रुमाल निकाला और फूलों के हॉल में चलते समय लापरवाही से अपना चेहरा पोंछा, फिर रुमाल से खून के धब्बे को साफ करने के लिए एक मंत्र का इस्तेमाल किया। हॉल में प्रवेश करने के बाद उसने कहा, आगे बढ़ो। मैं देख सकता हूं कि आर्य खुद को काफी एंजॉय कर रहे हैं। मूर्ख, सी ने उन्हें शाप दिया। अपनी बड़ी बहन के चेहरे पर घाव देखकर रोशनी की आंखों में आंसू आ गए। काव्या यून ने एक भौं उठाई। क्या गलत है? बड़ी बहन, यहां तक कि मकर सिंह भी आपके चेहरे को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सका। मुझे नहीं पता कि यह एक निशान छोड़ेगा या नहीं। यह कोई बड़ी बात नहीं है, काव्या यून ने खारिज करते हुए कहा। एक पल सोचने के बाद
उसने रोशनी को सांत्वना दी। अगर यह वास्तव में एक निशान छोड़ता है तो मैं वहां एक टैटू बनवाऊंगा। आपको क्या लगता है कि मुझे क्या मिलना चाहिए? अपनी बड़ी बहन को इस तरह बोलते हुए सुनकर रोशनी को कुछ राहत महसूस हुई। उसने एक पल के लिए सोचा और कहा, शायद एक फूल या एक सुंदर तितली। आर्य सुमेधा ने कहा, एक तलवार भी काम करेगी। यह निश्चित रूप से भयंकर लगेगा। काव्यायु ने सिर हिलाया। सभी अच्छे सुझाव। सीली ने कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो आपको कॉकरोच मिलना चाहिए। जब आप किसी से लड़ते हैं तो आपका प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से इतनी घृणित चीज से विचलित हो जाएगा। तुम छोटी बिल्ली, तुम्हारा मुंह इतना जहरीला कैसे हो सकता है? मैं आपको अपने तरीके दिखाता हूं। जैसे ही काव्यायु ने बात की, वह बुरी तरह से मुस्कुराई और सीली को मेज पर धकेल दिया। तुम मनोवैज्ञानिक, तुम क्या कर रहे हो? हे! काव्यायु ने उसे पलट दिया और उसे हर तरफ महसूस करना शुरू कर दिया। उसकी गर्दन को रगड़ना, उसके कान खींचना, उसके पंजे के पैर को निचोड़ना। वह लंबे समय से ऐसा करना चाहती थी। आर्य सुमेधा और रोशनी भी मुस्कुराहट के साथ शामिल हो गए और अचानक 6 हाथ उसे पूरे शरीर में सहला रहे थे। सीली ने गुस्से में कहा, इसे रोको। इसे रोको, तुम झटको। तुम कहाँ छू रहे हो? सीली ने अभी अभी अपनी कुछ साधना ही ठीक की थी और ऊर्जा बचाने के लिए मानव रूप में परिवर्तित नहीं हुआ था। अब वह बदलना चाहता था लेकिन नहीं कर सका। वह मेज पर लेटा हुआ था और उसके साथ 3 लोग हाथापाई कर रहे थे और अचानक मानव रूप में बदलना और भी शर्मनाक होगा। मकर सिंह किसी को घसीटते हुए फूलों के हॉल में चला गया और उन्हें हंगामा करते हुए देखा। सीली इतने गुस्से में था कि वह म्याऊं कर रहा था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। आपके बीच गंभीरता का लेश भी नहीं। वे तीनों रुक गए और उस व्यक्ति को देखा जिसे मकर सिंह ने पकड़ लिया था। उस आदमी को उसके द्वारा जमीन पर धकेल दिया गया था, वही आदमी जिसने काव्यायून पर हमला करने का प्रयास किया था। काव्यायूं एक कुर्सी पर बैठ गई और कुछ अफसोस के साथ मकर सिंह से कहा, मुझे यह देखने को नहीं मिला कि तुमने कल उसे कैसे पकड़ा। रोशनी ने कहा, बड़ी बहन, हमने भी इसे नहीं देखा। जब तक मकर सिंह ने हमें अपनी आंखें खोलने के लिए कहा, तब तक यह व्यक्ति पहले से ही जमीन पर था। आर्य सुमेधा ने कहा, हाँ, और हम सभी को जहर दिया गया था। मकर सिंह ने उसे पकड़ने के बाद उसे हम में से प्रत्येक को एक एक करके ठीक करना पड़ा। वह मोरपंख सचमुच भयानक था। भले ही हमने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपनी सांस रोक ली, फिर भी हमारी त्वचा जहर से संपर्क करती थी और हम बिल्कुल भी हिल नहीं सकते थे। काव्यायून ने जमीन पर पड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया, अब स्थिर होने की उसकी बारी है। मकर सिंह ने सिर हिलाया, हाँ, वह मेरे बाध्यकारी ताबीज के प्रभाव में है। रोशनी ने कहा, क्या हमें उससे पूछताछ करने के लिए सत्य के मंत्र का उपयोग करना चाहिए? इसके बारे में सोचने के लिए आओ, हमारी साधना का स्तर उससे अधिक है ना? सीली, हास्यास्पद, हमारा। अगर मैं चितेश्वर के साथ बंधा होता तो मैं आप सभी के साथ चींटियों की तरह खिलवाड़ कर सकता था। आर्य सुमेधा ने कहा, तुम भी चितेश्वर को जानते हो? सीली ने उदासीनता से गुनगुनाया। उसकी गोल आंखें काव्यायूं की दिशा में नजर डालने के लिए बदल गईं। जब काव्यायूं ने चितेश्वर नाम सुना तो उसकी अभिव्यक्ति अपरिवर्तित रही। उसने जमीन पर पड़े व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, इससे पहले कि हम उससे पूछताछ करें, आइए अपना दाव लगाएं। अंदाजा लगाइए कि यह व्यक्ति सूर्य पुष्प संप्रदाय से कौन है। आर्य सुमेधा, अच्छा विचार, तुम पहले जाओ। काव्यायूं, मुझे लगता है कि यह प्रियंका है। आर्य सुमेधा ने तुरंत सहमति से सिर हिलाया, ठीक है, तो मुझे भी लगता है कि यह प्रियंका है। रोशनी ने झट से कहा, मैं सीनियर सिस्टर से सहमत हूं, मुझे भी लगता है प्रियंका की। मकर सिंह मुस्कुराया और काव्यायूं की ओर देखा, मैं भी। वह व्यक्ति बहुत देर तक चुप रहा, फिर काव्यायूं की ओर देखा और पूछा, आपको क्यों लगता है कि मैं प्रियंका हूं? सबसे पहले, आप निश्चित रूप से सूर्य पुष्प संप्रदाय के व्यक्ति हैं। जब से मैंने पहाड़ छोड़ा है, मुझे बहुत से लोगों का सामना नहीं करना पड़ा है। उनमें से केवल देवांश राठौड़ को संदेह होगा कि मैं वज्रदाव से हूं।
हमें रतनपुरी शहर में लुभाने की आपकी विस्तृत योजना बस यह थी कि हम पृथ्वी आत्मा के मामले की जांच करें और मोहाचार्य के साथ दुश्मन बनाएं, उसका उपयोग हमें खत्म करने के लिए करें। बेशक गोल्डन हेयर्ड हाउंड शायद इस योजना का भी हिस्सा था। यहाँ तैनात 2 शक्तिशाली दुष्ट काश्तकारों के साथ, और हम ऐसे लोगों का एक समूह हैं जो मामलों में हस्तक्षेप करना पसंद करते हैं, हमारे दुष्ट काश्तकारों में भाग लेने और उनके द्वारा मारे जाने की संभावना बहुत अधिक थी। इस दृष्टिकोण से आपकी योजना वास्तव में काफी विस्तृत थी। इसलिए जब हमने पहले ही गोल्डन हेयर्ड हाउंड को मार दिया था और घोषणा की थी कि हम रतनपुरी शहर छोड़ रहे हैं, तो आपको डर था कि मोहाचार्य हमें जाने दे सकते हैं। फिर आपने हमें सख्त सुराग दिए, उम्मीद है कि हम उसे सक्रिय रूप से ढूंढ लेंगे। यह आपकी सबसे बड़ी गलती थी। राजवीर के पास सिर्फ 1 या 2 से अधिक नौकरानियां और नौकर हैं। उनकी चौकस निगाहों के नीचे भंडारगृह की ओर भागने में सक्षम होने के लिए इतनी सारी वस्तुओं के बीच इस महत्वपूर्ण सुराग को सटीक रूप से ढूंढें और फिर भंडार परिचारक की नाक के नीचे मेरे पास सबूत लेकर भाग जाएं। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे एक साधारण मूर्ख पूरा कर सकता है। आप एक मूर्ख को तब तक नियंत्रित नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका रूप न धारण कर लें। मोहाचार्य पर हमारी जीत ने आपको हैरान कर दिया। यहाँ तक कि खुद जोरावर सिंह को भी शायद उम्मीद नहीं थी कि हम न केवल मोहाचार्य के हमले से बच जाएंगे बल्कि उन्हें मार भी देंगे। हालांकि आप आश्चर्यचकित थे। आपने एक अवसर देखा जब आपने देखा कि हम मोहाचार्य से लड़ने के बाद बहुत कमजोर हो गए थे। इसलिए आपने हमें खत्म करने का फैसला किया जबकि हम कमजोर थे। आपका अकेले आना इस बात का संकेत देता है कि सूर्य पुष्प संप्रदाय की मुख्य योजना केवल मोहाचार्य के साथ संघर्ष में हमारा मार्गदर्शन करना था। आप हमारे साथ सीधे टकराव के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं थे। चूंकि योजना में गुप्त रूप से सब कुछ हेरफेर करना शामिल था, इसलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए सबसे अच्छा व्यक्ति वह होगा जो जल्दी से अनुकूलन कर सकता है, इससे भी बेहतर अगर वे अपनी इच्छानुसार बदल सकते हैं। मुझे लगता है कि सूर्य पुष्प संप्रदाय के गुरु की पत्नी हजार तंत्र अमर प्रियंका से अधिक उपयुक्त कोई नहीं है जो निराकारता के मार्ग का अभ्यास करती है। काव्यायून ने यह सब एक सांस में कहा, फिर जोड़ने से पहले रुक गया। हालांकि मिशन को पूरा करने के लिए केवल आपको भेजना कुछ विचार की कमी को दर्शाता है। अगर मैं जोरावर सिंह होता तो मैं निश्चित रूप से और लोगों को भेजता। ऐसा नहीं है कि सूर्य पुष्प संप्रदाय में जनशक्ति की कमी है। जब तक जोरावर सिंह की अपनी चिंताएं थीं। शायद उन्हें इस बात की चिंता थी कि बहुत से लोग सूर्य पुष्प संप्रदाय की पहचान को उजागर कर देंगे। मुझे सोचने दो। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे डर था कि मकर सिंह को पता चल जाएगा? यह कहकर उसने मकर सिंह की ओर देखा। आपके पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता काफी जटिल है। जमीन पर बैठे आदमी ने उसकी बातें सुनने के बाद अपने होठों को हल्की सी मुस्कान में घुमा लिया। उसने धीरे से अपने होठों को शुद्ध किया, अपने दांत दिखाए बिना मुस्कुराया। उसकी आंखें आकर्षण से चमक रही थीं। एक साधारण दिखने वाले आदमी के चेहरे पर दिखाई देने वाली ऐसी चुलबुली मुस्कान जगह से बाहर लग रही थी। फिर उसका चेहरा बदल गया। उसकी त्वचा गोरी हो गई, उसकी विशेषताएं नरम हो गईं, उसकी नाक का पुल ऊंचा हो गया, उसकी भौहें ठीक और सुंदर हो गईं, उसकी आंखें उज्ज्वल और नम हो गईं और उसके होंठ भरे और लाल हो गए। साथ ही उनकी काया भी बदल गई। पुरुष कपड़े जो पहले ठीक से फिट थे, अब शरीर पर ढीले लटके हुए थे, फिर भी उसके सुंदर, करामाती वक्रों को छिपा नहीं सकते थे। ठीक उसी तरह सभी की आंखों के सामने वह एक विनाशकारी रूप से सुंदर महिला में बदल गया। आर्य सुमेधा का मुंह बार बार खुलता और बंद होता रहा। उन्होंने महसूस किया कि वह भविष्य में सुंदर महिलाओं के बारे में कुछ मनोवैज्ञानिक आघात विकसित कर सकते हैं। महिला ने अपने लाल होठों को अलग कर दिया, मोती के सफेद दांतों को प्रकट किया और धीरे से कहा, वास्तव में आप एक बात के बारे में गलत थे। आपके लिए मेरी तैयारी पूरी तरह से थी। दुर्भाग्य से मैंने अपने ही बेटे के कार्यों का गलत अनुमान लगाया। बोलते समय उसने मकर सिंह की ओर देखा। उसकी निगाहें भ्रम और दिल के दर्द से भर गईं। मकर सिंह के हाव भाव ठंडे बने हुए थे क्योंकि उन्होंने अपना चाय का कटोरा उठाया और एक हल्का घूंट लिया। प्रियंका की आंखें धीरे धीरे लाल हो गईं। उसकी आंखों में छलकते आंसुओं में 1000 शब्द छिपे हुए थे।
काव्यायून ने कभी भी सीधे तौर पर अनुभव नहीं किया था कि किसी को देखकर ही दया महसूस करना का क्या मतलब है। प्रियंका ने आखिरकार अपने आंसुओं को वापस कर दिया। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, यूएर, मेरे साथ घर आओ। आपके पिता आपको याद करते हैं। जो भी मुद्दा है, हम वापस आने पर उस पर चर्चा कर सकते हैं। मकर सिंह ने अपनी निगाहें नीची कर लीं, उसकी आंखें स्पष्ट चाय पर टिकी हुई थीं, जिससे एक मजाकिया मुस्कान दिखाई दे रही थी। वापस जाओ? प्रियंका इस तिरस्कारपूर्ण मुस्कान से चुभ रही थी, कुछ आश्चर्यचकित लग रही थी। फिर उसने पूछा, मकर सिंह, क्या तुमने सच में इस महिला से प्यार हो गया? उसने काव्यायून की ओर देखा। इस महिला की पहचान स्वतः स्पष्ट थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया, हाँ। काव्यायून के दिल की धड़कन अचानक रुक गई। उसके लिए आप अपने माता पिता को भी छोड़ देंगे? प्रियंका ने अपने बेटे की ओर निराशा और गुस्से से देखा। हालांकि वह अपने मातृभोग को नियंत्रित करने में असमर्थ लग रही थी और अंत में धीरे से कहने के लिए अपने गुस्से को दबा दिया। सुनो मकर सिंह, मेरे साथ वापस आओ। आपको विश्वास करना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्यार नहीं करते हैं। आपके पिता और मैं वास्तव में चाहते हैं कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है। मकर सिंह ने अपना चाय का कटोरा नीचे रखा और अंत में उसकी ओर देखने के लिए अपनी आंखें उठाईं। उसने उसकी आंखों को देखा और कहा, मेरे लिए सबसे अच्छा करने का आपका तरीका मुझे एक जीवित कठपुतली में बदलना है? यह वाक्य सन्नाटे में गड़गड़ाहट की तरह फट गया। बिल्ली सहित उपस्थित सभी लोगों ने उसे सदमे में देखा। सबसे ज्यादा झटका प्रियंका को लगा था। उसने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, उसकी पुतलियां फैली हुई थीं, उसका चेहरा पीला, गतिहीन, जमे हुए चित्र की तरह था। थोड़ी देर बाद उसके भरे हुए लाल होंठ थोड़े कांपने लगे, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती हो। अंत में जब उसने अपना मुंह खोला तो वह हंस पड़ी। उस तरह की हंसी कुछ बेहद बेतुकी और अविश्वसनीय देखने से आती थी, धीरे धीरे उन्मत्त होती जा रही थी, एक अजीब आत्ममजाक के साथ। हा 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 हा, उसकी हंसी तेज हो गई, उसका पूरा शरीर हिंसक हंसी से कांप रहा था। हंसने के बाद उसने कहा, तो आप सब कुछ जानते थे? हा हा हा। मकर सिंह कमल के हाथ की मुहर बनाते हुए चुप रहे। प्रियंका ने उसकी ओर मजाक उड़ाते हुए देखा, सत्य का मंत्र, हो। काव्यायूं को अचानक एक भयानक पूर्वाभास हुआ और वह चिल्लाने में मदद नहीं कर सकी, अच्छा नहीं है। तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रियंका ने अचानक खून थूक दिया और गिर पड़ी। उसकी खूबसूरत आंखें मकर सिंह की दिशा में एकटक देख रही थीं, उसका बेहद खूबसूरत चेहरा एक चुनौतीपूर्ण मुस्कान पहने हुए था। घटनाओं के इस अचानक मोड़ से हर कोई इतना चौंक गया कि वे अपनी कुर्सियों से कूद गए। मकर सिंह, उसके सबसे करीब होने के कारण, उसकी सांस लेने की जांच करने के लिए नीचे झुक गया, फिर अपना सिर हिलाया, वह मर चुकी है। उसने अपने स्वयं के मेरिडियन को काट दिया। बिल्कुल नहीं। बस ऐसे ही मर गया, आर्य सुमेधा के स्वर ने असत्य की भावना को धोखा दिया। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया था, अभी एक क्षण पहले वह पागलों से हंस रही थी। रोशनी ने कहा, जोरावर सिंह उसके पूर्वज हैं या कुछ और? वह उसके प्रति इतनी सुरक्षात्मक है कि वह कबूल करने के बजाय मरना पसंद करेगी। वह सिर्फ एक आदमी का कुत्ता है, उसे उसके प्रति इतना वफादार होने की आवश्यकता क्यों है? नहीं, मकर सिंह ने फिर से अपना सिर हिलाया, उसे शायद जोरावर सिंह द्वारा उसकी जानकारी के बिना एक जीवित कठपुतली में बदल दिया गया था। क्या? मकर सिंह का चेहरा काला पड़ गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि जोरावर सिंह इतने क्रूर हो सकते हैं, यहां तक कि अपनी पत्नी को भी नहीं बख्शेंगे। काव्यायूं ने पूछा, मकर सिंह, वास्तव में एक जीवित कठपुतली क्या है? मकर सिंह ने खुद को संभाला, उसकी निगाहें दूर हो गईं क्योंकि वह धीरे धीरे यादों में डूब गया। यह एक लंबी कहानी है। जब वह छोटे थे, तब मकर सिंह ने एक ऐसा जीवन जिया जिससे कई लोग ईर्ष्या करते थे। उनके पिता अत्यधिक सम्मानित और गुणी थे, उनकी मां मार्शल की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला थीं, उनके माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और वे भी उनसे बेहद प्यार करते थे। उसके चारों ओर कई परिचारक थे। खेल में उसके साथ जाने वाले बच्चों की संख्या 6 थी,
3 लड़के और 3 लड़कियां। इसके अतिरिक्त 10 से अधिक नौकर और 20 से अधिक नौकरानियां थीं। जब भी वह किसी चीज में थोड़ी सी भी दिलचस्पी दिखाता था तो वह वस्तु अगले दिन उसके सामने आ जाती थी। जब भी कोई उसे नाखुश करता था तो वह व्यक्ति जल्दी से उसकी दुनिया से गायब हो जाता था। स्वाभाविक रूप से उसे परवाह नहीं थी कि गायब व्यक्ति कहाँ गया था। वे सभी उसे खुश करने की पूरी कोशिश करते थे, फिर भी मकर सिंह को हमेशा लगता था कि जब वे उसे देखते हैं तो उनकी आंखों में चापलूसी के अलावा कुछ और होता है। वह तब छोटा था और इसे समझ नहीं पा रहा था। अत्यधिक भोग और अत्यधिक चापलूसी में पले बड़े युवा मकर सिंह ने एक स्वार्थी और दबंग चरित्र विकसित किया। जल्द ही वह प्रारंभिक शिक्षा की उम्र तक पहुंच गया। उन्होंने पात्रों को सीखना मुश्किल पाया और ईमानदारी से अध्ययन करने से इनकार कर दिया। अक्सर पुराने विद्वान पर चाले खेलते थे जिन्होंने उन्हें पढ़ना सिखाया था। जब पुराने विद्वान ने जोरावर सिंह से शिकायत की तो जोरावर सिंह ने कहा, अगर वह पढ़ना नहीं चाहता है तो उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मेरे बेटे को इतनी सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मकर सिंह बहुत प्रभावित हुए। उसने मन ही मन सोचा कि पिता सचमुच उससे प्यार करते हैं। बेशक, माँ भी उससे प्यार करती थी। मार्शल की दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला के रूप में प्रियंका हर पल खूबसूरत थी। वह अक्सर मकर सिंह को अपनी गोद में रखती थी, किताबें या स्क्रॉल खोलती थी ताकि उसे चीजों की पहचान करना सिखाया जा सके। जब मकर सिंह रोता था तो वह उसे पकड़ लेती थी, धीरे से उसके शरीर को हिलाती थी और धीरे से गाती थी। मकर सिंह को लगा कि उनकी मां के आलिंगन से ज्यादा गर्म दुनिया में कोई जगह नहीं है। कभी कभी प्रियंका मकर सिंह के लिए खाना बनाती थीं, तो ऐसे समय में जोरावर सिंह खट्टे स्वर में कहते थे, मैंने कभी आपके खाना पकाने का एक भी टुकड़ा नहीं खाया है, फिर भी आप केवल उनके लिए खाना बनाने के बारे में सोचते हैं। मकर सिंह आमतौर पर भोजन के साथ बहुत अचार करते थे, लेकिन माँ जो कुछ भी पकाती थी वह पूरी तरह से खाने के लिए तैयार था, भले ही इससे वह असुविधाजनक रूप से भरा हुआ हो। जोरावर सिंह के अपने बेटे के भोग के विपरीत प्रियंका अक्सर अपने बेटे से पढ़ाई करने के लिए आग्रह करती थी। कभी कभी पात्रों को सीखने में मकर सिंह की रुचि को आकर्षित करने के लिए वह सचित्र पुस्तकें पकड़ती थीं और उन्हें उनमें चित्रित कहानियों को सुनाती थीं। मकर सिंह की सबसे ज्वलंत याद तब थी जब प्रियंका ने एक बार उन्हें सुदूर दक्षिण के एक प्रकार के बड़े पक्षी के बारे में बताया था। ये पक्षी उन जगहों पर रहते थे जो साल भर जमे रहते थे। उन्होंने बर्फ पर घोंसले बनाए, अंडे दिए, अपने बच्चों को पाला और भूख लगने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र में कूद गए। मकर सिंह ने असमंजस में पूछा, माँ, क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम जितना आगे दक्षिण की ओर जाओगे गर्मी उतनी ही बढ़ती जाएगी? गर्म स्थानों को साल भर क्यों जमाया जा सकता है? प्रियंका ने बिना किसी जवाब के कुछ देर तक सोचा और अंत में कहा, शायद किताब गलत हो गई है। आपको याद रखना चाहिए कि किताबों में लिखी गई हर चीज सही नहीं होती है। किताबों में सब कुछ मानना किताबें न होने से भी बदतर है। ओह! पास में मौजूद जोरावर सिंह ने कहा, ठीक है, हम खुद क्यों नहीं देख लेते? इसलिए 3 लोगों का परिवार निकल पड़ा। उन्होंने लगातार दक्षिण की यात्रा की और वास्तव में मौसम तेजी से गर्म हो गया। सबसे गर्म स्थानों में लोग मुश्किल से कोई कपड़े पहनते थे। आगे दक्षिण में असीम महासागर था। मकर सिंह ने कहा, पिताजी, माँ, क्या हम दुनिया के किनारे पर पहुंच गए हैं? जोरावर सिंह हंसे, हमें निश्चित रूप से जानने के लिए किनारे को छूना होगा। उसने एक कांच की बोतल निकाली। यह कांच की बोतल बिल्कुल शुद्ध थी। यदि नश्वर दुनिया में रखा जाए तो यह एक अमूल्य खजाना होगा। किंवदंती थी कि शाही महल में भी सुंदर कांच की बोतलों की एक जोड़ी थी, हालांकि वे इससे थोड़ी कम थी। इसे फ्रोजन जेड प्योर ग्लास कहा जाता था। जोरावर सिंह ने फ्रोजन जेड प्योर ग्लास को समुद्र की सतह पर फेंक दिया। जब जादुई खजाने ने समुद्री जल को छुआ तो वह जहाज की तरह फैल गया। 3 लोगों का परिवार बोतल के उद्घाटन में कूद गया और फ्रोजन जेड प्योर ग्लास पर सवार होकर दक्षिण की ओर बढ़ता रहा। जोरावर सिंह ने अपनी खेती को आगे बढ़ाया और फ्रोजन जेड प्योर ग्लास स्वॉर्ड फिश की तुलना में तेजी से आगे बढ़ा। मकर सिंह ने समुद्र के दृश्यों को देखा, जहाजों से बड़ी मछलियों को देखा और यहां तक कि एक बड़े तूफान का भी सामना किया।
तीनों के परिवार ने एक दूसरे को कसकर पकड़ रखा था। हवा और लहरों के बीच समुद्र की सतह के साथ हिंसक रूप से उठते और गिरते हुए बैंगनी बिजली लगातार चमकती रही। हर बार जब बिजली बाहर आकाश को विभाजित करती है तो मकर सिंह को बोतल से टकराते हुए काली विशाल लहरें दिखाई देती थीं, जैसे कि उन्हें अंतहीन अंधेरे में दफनाने की कोशिश कर रही हो। इस तरह के भयानक दृश्यों ने उसे डराया नहीं, क्योंकि वह जानता था कि उसके पिता और माँ उसके साथ थे। दक्षिण की ओर बढ़ते हुए मौसम फिर से ठंडा होने लगा। आखिरकार उन्होंने वास्तव में बर्फ के मैदानों को देखा, और बर्फ के मैदानों पर अजीब पक्षी। ये पक्षी गठन में चले गए, जैसे कि वे बच्चों की तरह चलते थे, बस चलना सीख रहे थे, प्यार से अनाड़ी। मकर सिंह ने अजीब पक्षियों की ओर इशारा किया और ठठाकर हंसे। बाद में कुछ समय के लिए जब भी वह बर्फ के मैदानों पर इस दृश्य को याद करता था तो वह सोचता था कि यदि केवल उसका जीवन उस समय हमेशा के लिए बर्फ के मैदानों पर रह गया होता तो उसका पूरा जीवन पूरा हो गया होता। सुदूर दक्षिणी बर्फ के मैदानों से हुआयांग पर्वत पर लौटने के बाद जोरावर सिंह ने मकर सिंह से खेती करने का आग्रह करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से मकर सिंह ने मना कर दिया। वह केवल 8 साल का था, उस उम्र में जब कुत्तों ने भी उसे परेशान किया था। उसे ध्यान में बैठाना, ग्रंथों को याद करना, मार्शल आर्ट का अभ्यास करना और रोजाना क्यूई का मार्गदर्शन करना एक पिस्सू को दरवाजे की चौकी पर बांधने जैसा था। वह हुआयांग पर्वत के आसपास स्वतंत्र रूप से घूमना पसंद करता था। जब मकर सिंह सुस्त हो गए तो उन्हें काफी उचित लगा। आखिरकार उसने बड़ों को यह कहते हुए सुना था कि एक व्यक्ति के 2 खेत और 2 समुद्र देर से बनते हैं। हालांकि वह स्पष्ट नहीं था कि उस समय 2 क्षेत्र और 2 समुद्र क्या थे, फिर भी वे देर से बने। साधना की कला सामान्य मार्शल आर्ट प्रशिक्षण से भिन्न थी। मार्शल आर्ट का अभ्यास बचपन के अभ्यास के रूप में किया जा सकता है, लेकिन खेती के लिए तब तक इंतजार करना पड़ता था जब तक कि 2 खेत और 2 समुद्र, विशेष रूप से चेतना का समुद्र, शुरू होने से पहले बन न जाए, अन्यथा कोई आसानी से क्यूई विचलन का सामना कर सकता है। मकर सिंह को लगा कि केवल 8 साल की उम्र में वह इतनी जल्दी पीड़ित क्यों होना शुरू कर दें। और क्या पिताजी को चिंता नहीं थी कि उन्हें क्यूई विचलन का सामना करना पड़ सकता है? जोरावर सिंह इस बात को लेकर काफी आश्वस्त थे। अब तुम 8 साल के हो गए हो। आपके 2 खेत और 2 समुद्र पहले ही बन चुके हैं, इसलिए आप खेती शुरू कर सकते हैं। चिंता न करें, भले ही आप क्यूई विचलन से पीड़ित हों, मैं आपको वापस खींच सकता हूं। साहसपूर्वक और बिना किसी डर के खेती करो। मकर सिंह ने मन ही मन सोचा, मेरी गांड उगाओ। जब पिता ने उन्हें साधना के तरीके समझाए तो वह आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाते थे। जब पिता ने उसे प्रदर्शन करने के लिए कहा तो वह भ्रमित होकर इधर उधर भटक जाता था, फिर अगले दिन तक सब कुछ पूरी तरह से भूल जाता था। इसने आखिरकार जोरावर सिंह को भी स्वर्ग की ओर आह भरने पर मजबूर कर दिया। आपकी हड्डी की संरचना उत्कृष्ट है, लेकिन आपकी समझ बहुत खराब है। मकर सिंह मन की पूरी शांति के साथ गरीब था। जोरावर सिंह द्वारा इस तरह से 2 साल तक अभ्यास करने के लिए मजबूर किए जाने के बाद उन्होंने मुश्किल से क्यूई को इकट्ठा करना शुरू किया था। जहां तक आत्मज्ञान की बात है, वह अभी भी बहुत दूर था। क्यूई सभा के दिन मकर सिंह ने अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस किए। न केवल क्यूई समुद्र एक शक्ति से भर रहा है, यह कुछ ऐसा था जो क्यूई संक्षेपण तक पहुंचने वाले हर किसी ने अनुभव किया था। अधिक विशेष रूप से उसने अपने हृदय क्षेत्र में एक अजीब गर्म धारा महसूस की, जैसे कि एक वसंत शक्ति के साथ बाहर की ओर बुदबुदाता है। यह शक्ति उस झरने में लौटने से पहले उसके पूरे शरीर में घूमती थी। यह एहसास आरामदायक और उपन्यास दोनों था। किसी ने उसे कभी नहीं बताया था कि क्यूई सभा ऐसा महसूस करेगी। उन्होंने अपने माता पिता को इस खोज के बारे में बताया। यह सुनने के बाद जोरावर सिंह और प्रियंका ने एक दूसरे की निगाह डाली। एक पल बाद जोरावर सिंह के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। जोरावर सिंह ने अपना सिर सहलाया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चे, तुम बड़े हो गए हो। आपको कुछ बातें बताने का समय आ गया है। पिताजी, कौन सी चीजें? पहले यह कोशिश करें, अपने विचारों को ड्राइव करें, जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था, और उस चीज को अपने दिल में अलग करने का प्रयास करें। जोरावर सिंह ने मकर सिंह का धैर्यपूर्वक मार्गदर्शन करते हुए कहा।
मकर सिंह बेहद उत्सुक थे और उन्होंने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया, अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे अपने दिल में उस रहस्यमय झरने को अलग कर दिया। जब उसने महसूस किया कि यह पूरी तरह से उसके शरीर को छोड़ देता है, तो उसने शक्तिहीनता की भावना का अनुभव किया, जैसे कि एक फूल मुरझा रहा है जिसमें जीवन शक्ति दूर हो रही है। इससे वह बहुत असहज हो गया। फिर उसने अपनी आंखें खोली। उसकी छाती पर एक सुंदर कमल का फूल मंडरा रहा था। मकर सिंह ने स्तब्ध होकर देखा, और जोरावर सिंह, भोजन से आकर्षित एक जंगली जानवर की तरह, बहुत करीब झुक गए, कमल को एकटक घूर रहे थे। कमल चमक उठा, उसकी लंबी, संकीर्ण आंखों में नाचती चमचमाती रोशनी को रोशन कर रहा था। वह मुस्कुराया, और वह मुस्कान कुछ लालची लग रही थी। मकर सिंह के मन में अचानक सियार और भेड़िए के बारे में ख्याल आया। चौंका, उसके विचार बिखर गए और कमल वापस उसके दिल में गिर गया। पिताजी, आप। जोरावर सिंह को अपने आपा खोने का एहसास हो रहा था। वह सीधा हो गया, अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। उसकी अभिव्यक्ति दयालुता में लौट आई क्योंकि उसने अपने बेटे को धीरे से देखा और कहा, इसे गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस कहा जाता है। यह मेरे जन्म के जादू का खजाना हुआ करता था, और अब यह तुम्हारा है। तब जोरावर सिंह ने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस की उत्पत्ति का वर्णन किया। यह मूल रूप से उनके गुरु सूर्यकांत कुमार भास्कर कुमार का जन्म का खजाना था। सूर्यकांत कुमार के आरोहण के बाद उन्होंने इसे अपने शिष्य जोरावर सिंह को दे दिया। मास्टर के नियमों के अनुसार यह गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस हमारे संप्रदाय का गुप्त खजाना है और इसे सबसे प्रतिभाशाली शिष्य को दिया जाना चाहिए। इसलिए, हालांकि जब वह चढ़ा तो मैं संप्रदाय का नेता नहीं था, फिर भी उसने मुझे गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस दिया। इस कारण से आपके मार्शल अंकल मेरे प्रति बहुत नाराजगी रखते हैं। यह बोलते हुए उनकी अभिव्यक्ति मदद नहीं कर सकी, लेकिन अंधेरा हो गया। मकर सिंह ने अपने मार्शल मामा पर्वताचार्य वेदांशी के बारे में कुछ बातें सुनी थी। इस समय उसने और दबाव डाला। उसके बाद क्या हुआ? यह फूल मेरे जन्म के जादू का खजाना क्यों बन गया? क्योंकि जब आप छोटे थे तो आप गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे। आपकी माँ और मैंने हर जगह डॉक्टरों और दवाओं की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ तक कि 100 हर्ब्स वैली के संप्रदाय मास्टर डिंग का भी मानना था कि आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। मैं इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सकता था और खुशी खुशी आपकी जगह ले लेता। यह सुनकर मकर सिंह की आंखें लाल हो गईं। पिताजी, तो मैंने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस के बारे में सोचा। यहाँ तक कि अगर आशा का केवल एक धागा था तो पिता कोशिश करने के लिए तैयार थे। सौभाग्य से जब मैंने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को आप तक पहुंचाया तो आपका शरीर धीरे धीरे ठीक हो गया और इस जादुई खजाने ने स्वाभाविक रूप से आपके हृदय क्षेत्र में निवास कर लिया। पिताजी, एक बार जब मैं बेहतर हो जाऊंगा तो मैं आपको गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस लौटा दूंगा, मकर सिंह ने कहा। उसे कुछ अफसोस महसूस हुआ कि उसकी बीमारी अभी तक ठीक नहीं हुई है। जब गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस ने पहले अपने शरीर को छोड़ दिया था तो वह बहुत असहज महसूस कर रहा था। जोरावर सिंह ने जल्दी से सिर हिलाया, फिर समझाया, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे आपके पैतृक गुरु को निराश करने का डर है। 10 वर्षीय मकर सिंह ने गुप्त रूप से अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए कड़ी मेहनत करने का संकल्प लिया ताकि वह जल्द से जल्द पिता को गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस वापस कर सके। उसके बाद मकर सिंह और अधिक समझदार हो गए। वह अब अपना भोजन नहीं उठाता था, अब खेलने में समय नहीं बिताता था और लगन से साधना का अभ्यास करना शुरू कर देता था। इस तरह लगभग 1 महीना बीत गया और पूरे सूर्य पुष्प संप्रदाय ने उनके 10वें जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दी। जन्मदिन भी एक दिन था जब एक माँ को प्रसव में कष्ट होता था। पिछले वर्षों में मकर सिंह को हमेशा अपने माता पिता द्वारा तैयार किए गए जन्मदिन के उपहार मिलते थे। इस साल वह अपनी माँ को एक उपहार देना चाहता था। प्रियंका को किंगफिशर के फोन का बेहद शौक था, लेकिन उनका दिल दयालु था और उन्हें पक्षियों को पिंजरों में रखना पसंद नहीं था। इसलिए मकर सिंह अपनी माँ को सरप्राइज देने के लिए किंगफिशर के कुछ फोन लेना चाहते थे। इसके लिए प्रेरणा तब मिली जब उन्हें पता चला कि बिजली से टकराए पत्थर कभी कभी ध्वनि रिकॉर्डिंग पत्थर बन जाते हैं। ये पत्थर ध्वनियों को संरक्षित कर सकते हैं
और कुछ शर्तों के तहत उन्हें पुनः पेश कर सकते हैं। यदि वह एक ध्वनि रिकॉर्डिंग पत्थर को एक जादुई कलाकृति में बदल सकता है, ध्वनि रिकॉर्ड करने के लिए एक मंत्र का पाठ कर सकता है, फिर उसे वापस बजाने के लिए एक और मंत्र पढ़ सकता है, तो क्या उसकी मां हर दिन किंगफिशर की पुकार नहीं सुन पाएगी? हर दिन किंगफिशर के फोन सुनकर अपनी मां की खुशी और खुशी के बारे में सोचकर ही मकर सिंह उत्साहित हो गए और उन्होंने तुरंत कार्रवाई करने का फैसला किया। चूंकि यह उसकी मां के लिए एक आश्चर्य था, इसलिए वह नहीं चाहता था कि कोई भी इस खबर को लीक करे, इसलिए उसने इसे सभी से दूर रखा और फिर से सूर्य पर्वत के चारों ओर दौड़ना शुरू कर दिया। सतह पर वह निष्क्रिय दिखाई दे रहा था, लेकिन वास्तव में वह उपयुक्त ध्वनि रिकॉर्डिंग पत्थरों की तलाश कर रहा था। उनके खेलने के साथियों और नौकरों ने कुछ भी असामान्य नहीं देखा, क्योंकि यह युवा मास्टर खेल के प्रसिद्ध शौकीन थे। और जोरावर सिंह ने जब से लड़के ने अपना कोर बना लिया था, तब से अब तक अपनी पढ़ाई की जांच नहीं की थी। उपयुक्त ध्वनि रिकॉर्डिंग पत्थरों को खोजने के बाद मकर सिंह ने गुप्त रूप से सभी की पीठ पीछे एक जादुई कलाकृति बनाने में कई दिन बिताए। उस समय वह नहीं जानता था कि इसका क्या मतलब है कि एक 10 साल का बच्चा केवल 1 महीने के लिए गंभीरता से खेती करने के बाद स्वतंत्र रूप से एक जादुई कलाकृति तैयार कर सकता है, भले ही वह कितना सरल और कच्चा था। उन्होंने इस जादुई कलाकृति का नाम स्वर्गलंबी पृथ्वी स्थायी पत्थर रखा, जो इस बात का प्रतीक है कि उनके परिवार के 3 सदस्य हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। फिर खेलने के लिए बाहर जाने के बहाने उसने गुप्त रूप से किंगफिशर के घोंसले के पास स्वर्गलंबी पृथ्वी स्थायी पत्थर को छिपा दिया। इस पत्थर ने उसे 7 दिनों तक प्रतीक्षा करने पर मजबूर कर दिया। 7 दिन बाद उनका जन्मदिन आया। उस दिन उनका जन्मदिन पिछले वर्षों की तरह ही शानदार था। मकर सिंह ने पूरे सूर्य पुष्प संप्रदाय से बधाई स्वीकार की और कुलीन परिवारों के समान उम्र के कुछ बच्चों ने उपहार भेजे। प्रियंका 3 दिनों तक व्यस्त रहते हुए उपहार प्राप्त करने और रिटर्न गिफ्ट की व्यवस्था करने में व्यस्त थीं, लेकिन फिर भी उन्हें याद है कि उन्होंने अपने जन्मदिन पर मकर सिंह के लिए व्यक्तिगत रूप से दीर्घायु नूडल्स का कटोरा बनाना था। यह सोचकर कि उसका बेटा जल्द ही लंबा हो जाएगा, उसने अतिरिक्त बनाया और मकर सिंह ने यह सब खा लिया, बहुत भरा हुआ। खाने के बाद मकर सिंह खुद का आनंद लेने के लिए सूर्य पर्वत की ओर दौड़ा, चुपके से अपने स्वर्गलंबे पृथ्वी स्थायी पत्थर को प्राप्त किया। क्योंकि पत्थर इतना छोटा था कि उसे बच्चे की हथेली में रखा जा सकता था, जब वह पेड़ों पर चढ़ता था, तो उसके पीछे चलने वाले नौकरों ने पत्थर पर ध्यान नहीं दिया और बस सोचा कि वह पक्षियों के घोंसलों को चुन रहा है। मकर सिंह ने स्वर्गलंबी पृथ्वी स्थायी पत्थर को पकड़ लिया और उत्साह से अपने कमरे में वापस भाग गया, दरवाजा बंद कर दिया, पहले परिणामों की जांच करने की योजना बना रहा था। पत्थर की ओर मंत्र पढ़ने के बाद उसने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन पत्थर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। यह काम नहीं करता, वह बेहद निराश था, उसका छोटा चेहरा गिर रहा था क्योंकि उसने पत्थर को पकड़ लिया था और उसे जमीन पर गिराने वाला था। अचानक पत्थर ने एक सुखद पक्षी की आवाज निकाली। मकर सिंह तुरंत समझ गए। चिड़िया देर से पहुंची थी। रिकॉर्डिंग पत्थर ने पक्षियों की आवाज को नहीं पहचाना, इसने सिर्फ ध्वनियां रिकॉर्ड की। किंगफिशर के प्रकट होने से पहले की अवधि में कोई आवाज नहीं थी, इसलिए निश्चित रूप से यह खाली था। वह मुस्कुराया। मकर सिंह ने धीरे से स्वर्गलंबी पृथ्वी स्थायी पत्थर को वापस मेज पर रख दिया और अपनी ठुड्डी को अपने हाथों पर टिका दिया क्योंकि वह थोड़ी देर के लिए पक्षी की पुकार को सुन रहा था। जैसे ही उसने ध्वनि को रोकने के लिए मंत्र पढ़ने का फैसला किया, उसने पत्थर से आने वाली मानवीय आवाजें सुनी। यह आवाज वह इससे अधिक परिचित नहीं हो सकता था। यहाँ का दृश्य खुला है, निश्चित रूप से कोई भी छिपकर नहीं सुन सकता है। मैंने एक यादृच्छिक स्थान चुना, इसलिए किसी के लिए भी ध्वनि रिकॉर्डिंग कलाकृतियों को पहले से रखना असंभव है। क्या आप अभी बोल सकते हैं? क्या वह मां नहीं है? इतनी जल्दी नहीं। क्या मैडम को हाल ही में कोई चिंता हुई है? वह पिता है। मुझे क्या चिंता हो सकती है? मैडम, क्या आप मकर सिंह के बारे में चिंतित हैं? मैं। आप सिर्फ नरम दिल वाले हैं। वह हमारा जैविक बच्चा भी नहीं है। मकर सिंह के मन में मानो गड़गड़ाहट छा गई। जैविक नहीं, जैविक नहीं। वह अपने पिता और मां का जैविक बच्चा नहीं था। वह चौड़ी आंखों से देखता रहा,
कसकर अपनी मुट्ठियां भींचता रहा, गतिहीन बैठा रहा। और उसके बाद के शब्दों ने उसे चक्कर आ गया। मैडम, हमारे उद्देश्य को मत भूलना। वह सिर्फ एक है, वह गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस से अधिक महत्वपूर्ण कैसे हो सकता है? क्या आप अमरता पर चढ़ना नहीं चाहते हैं? अमरता की ओर चढ़ो, अमरता की ओर चढ़ो, तुम इसे इतना आसान बना देते हो। सूर्यकांत कुमार के बाद से नश्वर दुनिया ने 100 से अधिक वर्षों से स्वर्गारोहण की दिव्य घटनाओं को नहीं देखा है। दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से दुर्लभ होती जा रही है और भविष्य में उत्थान और अधिक कठिन हो जाएगा। अगर किसी को दोष देना है तो वह यह है कि हम बहुत देर से पैदा हुए थे। आप वर्तमान जीवन को अनदेखा करते हैं, हर दिन स्वर्गारोहण के बारे में सोचते हैं। क्या यह घोड़े के आगे गाड़ी नहीं रखना है? क्या मैडम को लगता है कि मैं मास्टर जितना अच्छा नहीं हूं? या सीनियर ब्रदर जितना अच्छा नहीं है? जोरावर सिंह, आपका क्या मतलब है? ठीक है, मैडम, मैं गलत था, कृपया शांत हो जाइए। निश्चिंत रहें, जब तक हम अपनी प्रतिभा के साथ गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस प्राप्त करते हैं, अमरता पर चढ़ना बस समय की बात है। मेरे पास आपकी योग्यता नहीं है, आप बस अपने आप चढ़ सकते हैं। हाँ, आप क्या कह रही हैं, मैडम? मेरी नज़र में आप हमेशा अमर रहे हैं। इसके अलावा, भले ही आपकी योग्यता पर्याप्त न हो, गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस के साथ आप एक अमर शरीर बनाए रख सकते हैं और फिर हम अभी भी हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, है ना? लेकिन क्या आपको वास्तव में बीमार होने का नाटक करना है? क्या होगा अगर मकर सिंह आपको गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस देने के लिए तैयार नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इतने सालों तक उस पर प्यार करने के बाद उसके पास कुछ विवेक होना चाहिए। इसके अलावा, भले ही वह मुझे नहीं दे, क्या मेरे पास अन्य तरीके नहीं हैं? मैं सिर्फ उन भावनाओं पर विचार कर रहा हूं जो हमने इन वर्षों में बनाई हैं और बहुत क्रूर नहीं होना चाहता। अगर उसके पास कोई विवेक नहीं है, तो वह मुझे क्रूर होने के लिए दोषी नहीं ठहरा सकता। आपके पास क्या तरीके हैं? जोरावर सिंह, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? आज मैं आपको यही बताना चाहता था। तुम मेरी पत्नी हो, बेशक मैं इसे तुमसे नहीं छिपाऊंगा। मैडम, क्या आपने कठपुतली तकनीकों के बारे में सुना है? बेशक मैंने उनके बारे में सुना है। रुको, तुम उसे कठपुतली में बदलना चाहते हो? जोरावर सिंह, क्या आपका दिमाग खराब हो गया है? उसे कठपुतली बनाने के लिए आपको पहले उसे मारना होगा, लेकिन उसके पास एक अमर शरीर है। तुम उसे कैसे मारेंगे? इसके अलावा, क्या आपने खुद से नहीं कहा था कि गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस एक बहुत ही खास जन्मजात जादुई कलाकृति है जिसे इसके मालिक द्वारा स्वेच्छा से पारित करने की आवश्यकता है? उसे एक नासमझ कठपुतली में बदलने का क्या फायदा होगा? आप कलाकृतियों को आप तक पहुंचाने के लिए उसके विचारों को कैसे प्रेरित करेंगे? मैडम सही कह रही हैं, यही वजह है कि मैं उसे एक जीवित कठपुतली में बदलना चाहता हूं। एक जीवित कठपुतली? वह क्या है? मेरी जीवित कठपुतली बनने के बाद वह अभी भी जीवित रहेगा, उसकी धारणा, चेतना और विचार सभी बरकरार और सामान्य हैं। हालांकि वह मेरे नियंत्रण में होगा, उन चीजों को कर रहा है जो मैं उसे पूरी तरह से सचेत रहते हुए करने का आदेश देता हूं। यहां तक कि अगर वह समझ में नहीं आता है कि क्यों, तो वह निश्चित रूप से पालन करेगा और बाद में वह अपने कार्यों को खुद को समझाने के लिए कारण ढूंढेगा। अगर वह इसे समझा नहीं सकता है, तो वह बस भूल जाएगा। वह है। यह बहुत भयानक है। सफलता सुनिश्चित करने के लिए हमें भविष्य में मकर सिंह के और भी करीब आने की जरूरत है। और भी करीब? मैडम शायद नहीं जानती, लेकिन कठपुतलियों को जीने की कला के लिए सोते समय हर 3 दिन में सम्मोहन की आवश्यकता होती है, और इसमें सबसे तेज से कम 10 साल लगते हैं। लेकिन चूंकि यह मेरी मुख्य साधना तकनीक नहीं है, इसलिए आधे परिणाम के लिए 2 गुना प्रयास करना पड़ सकता है। वह मेरे जितना करीब होगा, उसके पास जितना कम गार्ड होगा, मेरे सम्मोहन का प्रभाव उतना ही बेहतर होगा, और स्वाभाविक रूप से उतनी ही तेजी से हम गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूं? आपकी मुख्य साधना तकनीक नहीं? यह सही है, इस तरह की कुटिल चीज संभवतः दीर्घायु के मार्ग की तकनीक नहीं हो सकती है।
दीर्घायु का मार्ग हमेशा ईमानदार और सम्मानजनक रहा है। यदि दीर्घायु का मार्ग नहीं है तो यह किस मार्ग से संबंधित है? यह कुछ ऐसा है जिसे आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। मकर सिंह पसीने से लथपथ था, उसके हाथ पैर सुन्न और ठंडे थे, उसका दिल घने ढोल की थाप की तरह धड़क रहा था। झूठा, सब कुछ झूठ था। उनका महान जन्म, उनके प्यार करने वाले माता पिता, विलासिता का उनका जीवन, यह सब एक विस्तृत रूप से बुना हुआ बहुत बड़ा झूठ था। इस झूठ का केवल एक ही उद्देश्य था, वे एक बच्चे को विवेक के साथ पालना चाहते थे, फिर इस बच्चे को विवेक से स्वेच्छा से खुद को बलिदान करने के लिए प्रेरित किया जाए। सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ, इस बलिदान के लिए स्थापित किया गया था। यह पता चला कि वह सावधानी से तैयार किए गए सपने में जी रहा था। सौभाग्य से सपना जल्दी जाग गया था। मकर सिंह ने चौड़ी आंखों से देखा, अपना हाथ हिलाया और पत्थर की ओर बढ़ते ही कांप उठा। जैसे ही उसकी उंगलियों ने उसे छुआ, उसे अचानक मिचली महसूस हुई। यह ऐसा था जैसे एक सांप उसके पेट में कुंडलित हो गया हो, सख्त रूप से ऊपर की ओर धकेल रहा हो, तुरंत उसके मुंह तक पहुंच रहा हो। वह जल्दी से दूर हो गया, मेज के किनारे पर खुद को सहारा देता है और फर्श पर उल्टी कर देता है। दोपहर में उसने जो भी दीर्घायु नूडल्स खाए थे, वे चिपचिपे गैस्ट्रिक रस के साथ मिश्रित हो गए, जिससे जब वह इसे सूंघता था तो उसे और भी अधिक मिचली आती थी। उसे उल्टी, आंसू और बलगम का प्रवाह जारी रखना पड़ा। उसके शरीर को अत्यधिक दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा को और भी अधिक पीड़ा हुई। दस्तक, दस्तक, दस्तक। किसी ने दरवाजा खटखटाया, फिर अस्थायी रूप से पुकारा, यंग मास्टर। इससे पहले कि मकर सिंह बोल पाते, उस व्यक्ति ने धक्का देकर दरवाजा खोला और अंदर घुस गया। जैसे ही दरवाजा धक्का देकर खोला गया, मकर सिंह ने दर्द से मेज पर रखे पत्थर के लिए हाथ बढ़ाया और उसे नष्ट करने के लिए अपनी सारी साधना शक्ति का इस्तेमाल किया। मकर सिंह गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। वह उदासीन था, खा नहीं सकता था, और जब उसका पेट भूख से दर्द करता था तो वह पानी पीता था, गोलियां निगलता था और यहाँ तक कि चावल के दलिया के बजाय औषधीय सूप भी पसंद करता था। उनके पिता और माता बहुत चिंतित दिखाई देते थे, हमेशा भोजन पर उनके साथ आते थे, उनसे पानी से भी नरम आवाज में कम से कम सूप का एक घूंट पीने का आग्रह करते थे। उसने चुपचाप उन्हें प्रदर्शन करते हुए देखा और उसके पेट में मतली की भावना और अधिक गंभीर हो गई। गहरी रात में मकर सिंह ने अपने बिस्तर की छतरी को देखा, अपनी छाती को छूने के लिए अपना हाथ उठाया। उन्होंने इस कमल के फूल की उत्पत्ति पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह जन्मजात जादू कलाकृतियों के बारे में कुछ बुनियादी ज्ञान जानता था। एक जन्मजात जादुई कलाकृति अपने मालिक के दिमाग से जुड़ी हुई थी, जिसका उपयोग करने के लिए किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, और इस तरह की कलाकृति को जब्त करने के लिए किसी को अपने मालिक को मारना पड़ता था। गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस ने लोगों को एक अमर शरीर दिया, इसलिए इसे लेने के लिए अपने मालिक को मारकर इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता था। इसलिए जोरावर सिंह केवल स्वेच्छा से इसे छोड़ने के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। इसलिए यह कमल का फूल संभवतः जोरावर सिंह द्वारा उन्हें नहीं दिया जा सकता था। जोरावर सिंह नहीं तो कौन? क्या यह सूर्यकांत कुमार थे? या पर्वतचर? या शायद शीतल? और यह व्यक्ति उसे इतना महत्वपूर्ण खजाना क्यों देगा? वह क्यों? आखिर वह कौन था? अंधेरे में लेटे 10 साल के मकर सिंह ने शाश्वत प्रश्न पर विचार किया। मैं कौन हूं? क्रीक। किसी ने धक्का देकर दरवाजा खोला। फिर एक आकृति अंदर चली गई। अंधेरे में काली आकृति अपने बिस्तर के पास दबे पांव चली गई और उसकी ओर देखा। मकर सिंह को ऐसा लगा जैसे उसने मानव रूप में एक भेड़िया को देखा है। मकर सिंह को पता था कि जोरावर सिंह पहले से ही उसे सम्मोहित करने के लिए उत्सुक था। उसने निर्दोष और भ्रमित होने का नाटक किया, धीरे से पुकारा, पिताजी, क्या वह आप हैं? अंधेरे में जहां चेहरे स्पष्ट रूप से नहीं देखे जा सकते थे, सियार की हंसी विशेष रूप से स्पष्ट थी क्योंकि उसने कहा, यह मैं हूं। यूर, तुम इतनी देर से सो क्यों नहीं रहे हो? मम, मुझे नींद नहीं आ रही है। जोरावर सिंह अपने बिस्तर के पास बैठ गए और उनके सिर को सहलाने के लिए आगे बढ़े।
जैसे ही मकर सिंह ने महसूस किया कि परिचित हथेली उसके सिर को छू रही है, उसने भागने की इच्छा को सख्त दबा दिया। यूर, आपके दिल की धड़कन इतनी तेज क्यों है? आप किस बात से घबराए हुए हैं? आह! पिताजी, मुझे एक बुरा सपना आया। मकर सिंह की आवाज कांप उठी, आधा अभिनय, आधा वास्तव में भयभीत। उसने कुछ आंसू निचोड़ने के लिए संघर्ष किया। मैंने सपना देखा कि तुम मरने वाले हो, वुवु। डरो मत, सपने उलट जाते हैं। पिताजी, कृपया मरो मत। मैं नहीं मरूंगा। पिता को अभी भी अमरता पर चढ़ने की जरूरत है। तुम्हारी मां भी चढ़ जाएगी। मेरे बारे में क्या? जब तुम सब चले जाओगे तो मैं क्या करूंगा? है, स्वाभाविक रूप से तुम भी स्वर्ग जाओगे। मकर सिंह को अंदर ही अंदर ठंड लग रही थी, लेकिन उन्होंने जोरावर सिंह की हथेली पकड़ी और कहा, पिताजी, मुझे एक कहानी सुनाओ। इसलिए जोरावर सिंह ने हमेशा की तरह उसे एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया, जो उस खूबसूरत लेकिन क्रूर सपने को बुनता रहा। इस कहानी की आवाज सुनकर मकर सिंह सो गया। वह जानता था कि उसे सोना है। अगले दिन मकर सिंह ने देखना शुरू किया कि जब वे सोते हैं तो उनके आसपास के लोग कैसे दिखते हैं। सोने और जागने के बीच मुख्य अंतर दिल की धड़कन, सांस लेने और आंखों में थे। यदि वह इन सभी को यथार्थवादी बना सकता है, तो सोने का उसका दिखावा नहीं खोजा जाएगा, है ना? इस तरह जोरावर सिंह का सम्मोहन व्यर्थ होगा। इसलिए जब तक वह नहीं सोता, तब तक वह जीवित कठपुतली नहीं बनता। इस विश्वास के साथ वह 10 दिनों से अधिक समय तक दृढ़ रहे। उसने रात में अभ्यास करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए वह केवल दिन के दौरान अभ्यास कर सकता था। सबसे कठिन हिस्सा उसके दिल की धड़कन को नियंत्रित करना था। जब लोग गहरी नींद में होते हैं, तो उनके दिल की धड़कन कुछ धीमी हो जाती है, लेकिन हृदय गति कुछ ऐसी है जिसे मनुष्य सचेत रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। मकर सिंह ने एक जीवित कठपुतली बनने के डर को पालते हुए सचेत रूप से अपने दिल की धड़कन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। शायद इसलिए कि गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस, एक जन्म का जादू का खजाना, उसके हृदय क्षेत्र में रहता था, वह वास्तव में सफल हुआ। उस रात मकर सिंह अपनी आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा हुआ था, गहरी नींद का नाटक कर रहा था, जोरावर सिंह को कमरे में प्रवेश करते हुए सुन रहा था। सियार ने अजीब सुगंधित धूप की एक छड़ी जलाई, फिर उसे कुछ अजीब मंत्र बोले और कई बातें कहीं, जिसके बाद दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मकर सिंह ने अपनी आंखें खोलने की हिम्मत नहीं की और सोने का नाटक करने के लिए पलट गया। लगभग आधा घंटा बीत जाने के बाद उसने अचानक एक और दरवाजा खुलने और बंद होने की आवाज सुनी। तो उस आधे घंटे के दौरान जोरावर सिंह पूरे समय बिना बाहर निकले कमरे में ही रहे, चुपके से उन्हें देख रहे थे। मकर सिंह को बाद में डर की ठंडक महसूस हुई। इस अवधि के दौरान सोने का नाटक करने के अलावा उन्होंने खाने का दिखावा करना भी सीखा। अगर वह कुछ भी नहीं खाता है तो यह जोड़े के संदेह को जन्म दे सकता है, लेकिन मकर सिंह वास्तव में किसी भी भोजन को पेट नहीं भर सकता था। इसलिए वह अक्सर चावल चुराने के लिए रसोई में जाता था, जिससे सतह पर न खाने का नाटक करते हुए चुपके से सभी की पीठ पीछे खाने का नाटक करना की गलत धारणा पैदा होती थी। धीरे धीरे उसके आसपास के सभी लोग उसकी अजीब आदत के बारे में जानते थे, इसलिए जब उसके लिए भोजन लाया जाता था तो वे उस क्षेत्र से बच जाते थे। इन भोजन ने अंततः आसपास के पक्षियों और जानवरों को लाभ पहुंचाया। जब उसे बहुत भूख लगती थी तो वह सूर्य पुष्प संप्रदाय के शिष्यों से उपवास की गोलियां चुरा लेता था। इन गोलियों को परिष्कृत करना बेहद आसान था और आम लोग कुछ को खोने के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे। उन्होंने सबसे ज्यादा चोरी देवांश राठौड़ से की। स्वाभाविक रूप से सोने का नाटक करने और खाने का नाटक करने के अलावा वह बेवकूफ होने का नाटक भी करता रहा। धीरे धीरे जब कई लोगों ने सूर्य पुष्प संप्रदाय के युवा गुरु के बारे में बात की तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन अपना सिर हिलाया और आह भरी कि हालांकि इस व्यक्ति की आध्यात्मिक जड़ें अच्छी थीं, लेकिन वह खराब समझ से पीछे रह गया था। साधना में आध्यात्मिक जड़ें और समझ दोनों अपरिहार्य थे। कुछ हद तक समझ आध्यात्मिक जड़ों की तुलना में और भी अधिक मायावी थी। आखिरकार आध्यात्मिक जड़ों को हड्डी पढ़ने के माध्यम से पता लगाया जा सकता था, लेकिन समझ को महसूस नहीं किया जा सकता था।
कई प्रमुख संप्रदाय आध्यात्मिक जड़ों में सुधार के लिए गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे, लेकिन किसी ने भी समझ बढ़ाने के लिए किसी भी संप्रदाय में महारत हासिल करने के तरीकों के बारे में कभी नहीं सुना था। वह सूर्य पुष्प संप्रदाय का युवा गुरु एक छोटे से अमर बच्चे की तरह बुद्धिमान और चतुर लग रहा था, लेकिन कौन जानता था कि वह वास्तव में काफी मंद था। वास्तव में कोई दिखावे से न्याय नहीं कर सकता था। इस प्रकार मकर सिंह एक अभिनेता की तरह था जिसे जल्दबाजी में मंच पर फेंक दिया गया था, अनाड़ी रूप से अपनी पोशाक पहन रहा था और मंच पर कांपते हुए खड़ा था। और वह आखिरकार समझ गया कि लोगों ने उसे क्या रूप दिया था। चापलूसी के अलावा अधिक अवलोकन और निगरानी थी इस अभिनेता की हर हरकत की निगरानी करना। अगर वह अच्छा प्रदर्शन नहीं करता था तो वे तुरंत जोरावर सिंह को बता देते थे। खराब प्रदर्शन करने वाले साधारण अभिनेताओं को डांटा या पीटा जा सकता है, लेकिन अगर उन्होंने खराब प्रदर्शन किया तो इसकी क्या कीमत होगी? कारावास, दुर्व्यवहार, एक जीवित कठपुतली बनना, अवसान, या शायद उपरोक्त सभी? कुछ ही समय बाद जब जोरावर सिंह राक्षसों को वश में करने के लिए एक अभियान से लौटे तो वह वास्तव में मृत्यु के कगार पर थे। पूरे सूर्य पुष्प संप्रदाय में तनावपूर्ण माहौल व्याप्त था। आखिरकार संप्रदाय का गुरु अभी भी अपने चरम पर था जब अचानक आपदा आ गई और उसके पास अपने अंतिम मामलों की व्यवस्था करने का समय नहीं था। युवा गुरु के अभी भी युवा और भोले होने के कारण कुछ शिष्य बेचैनी से हलचल करने लगे। मकर सिंह ने जोरावर सिंह के बिस्तर के सामने घुटने टेककर दिल टूटने का अभिनय किया। प्रियंका के सामने उन्होंने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को बुलाने के लिए संघर्ष किया। सुंदर कमल धीरे धीरे जोरावर सिंह के सीने की ओर बढ़ता गया, लेकिन मकर सिंह का चेहरा पीला पड़ गया और वह अचानक जमीन पर बेहोश हो गया। स्वाभाविक रूप से कमल उनके शरीर में लौट आया। कोई कल्पना कर सकता है कि सियार कितना उग्र रहा होगा। जमीन पर लेटे हुए मकर सिंह बेवजह हंसना चाहते थे। शायद इस हरकत ने जोरावर सिंह को संदिग्ध बना दिया, क्योंकि अगले दिन मकर सिंह ने अपने रहने वाले क्वार्टर में पत्थर के जादू के उपकरणों की रिकॉर्डिंग की खोज की। अरे, वह और भी अधिक हंसना चाहता था। जोरावर सिंह की चोट के दौरान कई शिष्यों ने वास्तव में परेशानी पैदा की। न केवल मकर सिंह को मारना चाहते थे, बल्कि प्रियंका को अपने पास रखने की कोशिश भी कर रहे थे। और जोरावर सिंह इस तरह की अराजकता के बीच बिना दवा के ठीक हो गए और विद्रोही शिष्यों का वध कर दिया। बाद में जोरावर सिंह का स्पष्टीकरण यह था कि वह जानता था कि कुछ बेचैन हैं, इसलिए उन्होंने जानबूझकर उनका परीक्षण करने के लिए घायल होने का नाटक किया। मकर सिंह को अपने पिता, माता और सूर्य पुष्प संप्रदाय की रक्षा के लिए भविष्य में ठीक से खेती करने का दृढ़ता से संकल्प करते हुए अचानक अनुभूति हुई। जोरावर सिंह ने संतोष से अपने बेटे के सिर को थपथपाया। तो फिर आपको अब कठिनाई के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए। मकर सिंह का विश्वास हासिल करने के लिए जोरावर सिंह ने खेती की तकनीक और विरासत के बारे में कुछ भी नहीं रोका। उन्होंने वह सब कुछ सिखाया जो सिखाया जाना चाहिए। स्वाभाविक रूप से क्या मूर्ख समझ सकता है कि उसने जो सीखा वह मूर्ख का अपना व्यवसाय था। जैसा कि कहा जाता है, गुरु आपको दरवाजे तक ले जाता है, लेकिन साधना व्यक्ति पर निर्भर करती है। जोरावर सिंह एक बेहद घमंडी व्यक्ति थे और उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मकर सिंह को इन चीजों को जानने से उन्हें खतरा होगा। उनकी एकमात्र चिंता गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस थी। यह जानते हुए कि वह इस वस्तु के बारे में चिंतित है, मकर सिंह ने जानबूझकर उससे पूछा, पिताजी, गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस का उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? जोरावर सिंह के चेहरे पर कुछ शर्मिंदगी दिखाई दे रही थी। ठीक है, पिताजी भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। जब मेरे गुरु ने मुझे तब सिखाया था तो उन्होंने कहा था कि जब साधना एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो कोई भी स्वाभाविक रूप से इसे समझ जाएगा। लेकिन पिता के लिए जब तक यह आपके जीवन को बचा सकता है, यह पर्याप्त है। मकर सिंह द्रवित दिखे। पिताजी, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। बाद में गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस की विशेषताओं और उपयोग का पता धीरे धीरे मकर सिंह ने खुद लगाया। इस जादुई खजाने के लिए उपचार और अमरता महत्वहीन थी। इसका सबसे बड़ा कार्य अपने स्वयं के उपयोग के लिए आसपास के वातावरण से आध्यात्मिक ऊर्जा निकालना था। यह स्वर्ग विरोधी था,
विशेष रूप से धीरे धीरे पतली होने वाली आध्यात्मिक ऊर्जा के इस युग में कोई आश्चर्य नहीं कि सूर्यकांत कुमार से लेकर जोरावर सिंह तक उन्होंने हमेशा इस रहस्य को ईर्ष्या से संरक्षित किया था। अगर दूसरों को पता होता कि सूर्य पुष्प संप्रदाय के पास ऐसा खजाना है तो शायद हर दिन इसे चुराने के लिए बहुत से लोग आते हैं और पूरे मार्शल वर्ल्ड को शांति नहीं मिलेगी। जब मकर सिंह ने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस का उपयोग करके खेती की तो वह एक बार में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं निकालते थे। सबसे पहले, क्योंकि लालच के कारण पाचन खराब हो जाता है, आध्यात्मिक ऊर्जा जरूरी नहीं कि बड़ी मात्रा में बेहतर हो। दूसरा, यदि सूर्य पर्वत की आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत जल्दी कम हो जाती है तो जोरावर सिंह को विसंगति दिखाई देगी। धीरे धीरे वह और गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस अधिक से अधिक सिंक में हो गए और वह गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को अस्थायी रूप से कुछ समय के लिए अपने शरीर से बाहर निकाल सकता था। इस प्रकार एक झटके में 10 साल बीत गए। मकर सिंह जानता था कि उसके जाने का समय आ गया है। अपने वर्तमान साधना स्तर के साथ वह अभी तक जोरावर सिंह का विरोध करने में सक्षम नहीं थे, जिनके पास एक अमर हथियार था, अकेले जब इस व्यक्ति ने एक प्रतिष्ठित संप्रदाय को भी नियंत्रित किया था। इसलिए बेहतर होगा कि पहले मार्शल की दुनिया की यात्रा करें। वह अपनी उत्पत्ति की जांच करते हुए स्वतंत्र रूप से खेती कर सकता है। जब भविष्य में उनकी खेती काफी अधिक हो जाएगी तो वह जोरावर सिंह के साथ हिसाब चुकता करने के लिए वापस आ जाएंगे। जाने से पहले मकर सिंह ने 4 दिशाओं की भविष्यवाणी की। तथाकथित 4 दिशाओं की अटकल, जिसे 4 दिशाएं भी कहा जाता है, में अटकल बनाने के लिए 4 अलग अलग कंटेनरों में से प्रत्येक से एक लॉट खींचना शामिल था। अधिकांश लोग जो 4 दिशाओं की अटकल लगाते हैं उन्हें 4 अस्पष्ट या विरोधाभासी भविष्यवाणियां भी मिलेंगी, लेकिन मकर सिंह ने जो 4 पंक्तियां खींची वे बहुत स्पष्ट थीं। पानी और आग सही संतुलन में। सैनिकों को आराम से रखें। जब रात खत्म होती है और भोर होती है, पश्चिम से एक मेहमान आएगा। लॉट के इस सेट को देखते हुए मकर सिंह ने भौहें उठाईं। उन्हें विश्वास नहीं था कि जोरावर सिंह द्वारा लोहे के किले की तरह व्यवस्थित लांजी पैलेस किसी भी मेहमान को प्राप्त कर सकता है। हालांकि एक दिन बाद छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह अपने अटकल कौशल के बारे में काफी उत्सुक था। जब रात खत्म हुई और भोर हुई तो एक बिन बुलाए मेहमान सचमुच आया। मकर सिंह ने महिला को उसे एक बैग में भरने, उसे अपने कंधे पर फहराने और पहाड़ से नीचे ले जाने की अनुमति दी। वह खोजे जाने के बारे में चिंतित नहीं था क्योंकि वह अपनी दिखावानींद की तकनीक में बहुत आश्वस्त था, जब तक उसने उन शब्दों को नहीं कहा, यह व्यक्ति काफी सुंदर है। अगर वह जोरावर सिंह का बेटा नहीं होता तो वह वास्तव में मेरा मंगेतर होता। इस समय सोने का उसका दिखावा टूट गया था। जब मकर सिंह ने पिछली घटनाओं के बारे में बात की तो उनका लहजा शांत था, जैसे कि वह किसी और की कहानी सुनाने वाला कोई बाहरी व्यक्ति हो। लेकिन काव्या यून ने अपनी आंखों को नम करते हुए सुना। न खाना न सोना, उसने केवल यह सोचा था कि वह एक जुनूनी खेती का कट्टरपंथी है। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि इसके पीछे ऐसे कारण थे। रोशनी ने सीधे आंसू बहाते हुए अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, मुझे क्षमा करें मकर सिंह। मुझे लगता था कि तुम सिर्फ एक सुंदर लड़के हो, कभी नहीं जानता था कि सूर्य पर्वत पर आपके दिन इतने दुखी थे। मकर सिंह ने कहा, यह सहने योग्य था। आर्य सुमेधा की आंखें भी लाल हो गईं और उसने अपने दांत पीसते हुए शाप दिया, वह जोरावर सिंह वास्तव में एक जानवर से भी बदतर है। सीली हैरान होकर मेज पर बैठ गया। उन्होंने कहा, अगर जोरावर सिंह ने इतना बेतहाशा काम किया तो क्या सूर्यकांत कुमार को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी? या वे एक पंख के पक्षी थे? काव्या यून ने अचानक अपने सपने में अमर के बारे में सोचा। उसे पहले शक था कि सूर्यकांत कुमार और जोरावर सिंह उसके साथी हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है। उन्होंने कहा, अगर सूर्यकांत कुमार और जोरावर सिंह एक साथ लीग में थे तो सूर्यकांत कुमार ने गोल्डन फ्रॉस्ट जेड ड्यू लोटस को सीधे जोरावर सिंह को क्यों नहीं दिया? सीली ने सिर हिलाया। आप सही कह रहे हैं। क्या यह संभव है कि वे पहले सहयोगी नहीं थे लेकिन बाद में सहयोगी बन गए? काव्या यून ने इत्मीनान से कहा, आपकी सोच की रेखा काफी विशिष्ट है। सीली ने जारी रखा, इसे अभी के लिए अलग रख रहा हूं।
सूर्यकांत कुमार ने मूल रूप से गोल्डन फ्रॉस्ट जेट ड्यू लोटस को किसको पास किया था? क्या उन्होंने इसे सीधे मकर सिंह को दिया? जब वह चढ़ गया तो मकर सिंह का जन्म अगले 80 वर्षों तक नहीं होगा, है ना? शायद उन्होंने इसे अपने सबसे बड़े शिष्य पर्वताचार्य वेदांशी को दिया था। यदि यह वेदांशी होता तो वह स्वयं अभी तक नहीं चढ़ता था। वह इतना शक्तिशाली खजाना किसी और को देने के लिए क्यों तैयार होता? अगर उसने गोल्डन फ्रॉस्ट जेट ड्यू लोटस नहीं दिया होता तो वह भी नहीं मरता। उसने मकर सिंह की ओर देखा। बच्चे, वेदांशी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मकर सिंह ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। क्या आप संभवतः उसका बेटा हो सकते हैं? संभावना नहीं है। उन्होंने कभी शादी नहीं की और न ही उनके बच्चे हुए। एक नाजायज बच्चे के बारे में क्या? आखिरकार वह पिछले संप्रदाय के गुरु थे। अगर उसके वंशज होते तो उसे छिपाना मुश्किल होता। क्या उसने कोई शिष्य छोड़ा है? उनके 4 प्रत्यक्ष शिष्य थे जो सभी उनकी रहस्यमय मृत्यु के साथ ही गायब हो गए थे। उनका ठिकाना आज तक अज्ञात है। काव्यायु ने एक पल के लिए सोचा और पूछा, शीतल के बारे में क्या? वह अभी भी जीवित है ना? वह सूर्यकांत कुमार की छोटी बहन थी। वह अतीत की घटनाओं के बारे में कुछ जानती होगी। क्या आप कभी उससे मिले हैं? मकर सिंह ने फिर से सिर हिलाया। उन्होंने कहा, जिस निषिद्ध क्षेत्र में शीतल रहती हैं, वहां जोरावर सिंह ने इसकी स्थापना की है। मैं अभी तक उनके माध्यम से नहीं टूट सकता। संरचनाएं? काव्यायु मुस्कुराई। मैं देखना चाहता हूं कि वे कैसे हैं। उसकी मुस्कान ने उसके चेहरे पर घावों को खींच लिया, जिससे वह अनजाने में फुफकारने लगी। मकर सिंह ने उसके चेहरे की ओर देखा, थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और कहा, एक और बात है काव्यायु। मोहाचार्य ने जो आत्मा शरीर बनाया है वह एक अमर कलाकृति के रूप में गिना जाता है। उस जेड़ तलवार में अमर शक्ति थी, हालांकि ज्यादा नहीं। मुझे संदेह है कि आपका वज्र अविनाशी शरीर नश्वर लोगों के खिलाफ काम करता है, लेकिन अमर शक्ति का विरोध नहीं कर सकता है। यही कारण है कि आप घायल हो गए थे। मैं देख रहा हूं। काव्यायु ने एक पल के लिए सोचा और सिर हिलाया। आप जो कहते हैं वह समझ में आता है। समस्या यह थी कि जोरावर सिंह का जेड रिवर्स स्काई शेकिंग मिरर एक अत्यंत शक्तिशाली अमर कलाकृति थी। यह कुछ परेशानी वाला होने वाला था। कुछ देर बात करने और प्रियंका की लाश को संभालने के तरीके पर चर्चा करने के बाद सीली भयानक विचारों का सुझाव देती रही। पहले मछली को खिलाने के लिए शरीर को नदी में फेंकने का प्रस्ताव रखा, फिर इसे उर्वरक के लिए जलाने का सुझाव दिया। मकर सिंह चुप रहे। इसी समय एक नौकरानी नाश्ता पहुंचाने के लिए खाने का डिब्बा लेकर आई। काव्यायु ने देखा कि सभी नौकरानियों ने बिना पाउडर या रूज के सादे कपड़े पहने थे और उनके सभी हेयरपिन और गहने हटा दिए थे। उसका दिल डूब गया क्योंकि उसने पूछा, प्रताप चंद्रवंशी, वाह। एक नौकरानी की आंखें आंसू से भर गईं क्योंकि उसने उत्तर दिया, युवा मास्टर का निधन हो गया है। आखिरकार प्रताप चंद्रवंशी की आत्मा काफी समय से उनके शरीर से अलग हो गई थी और यिन ऊर्जा से बह गई थी। नश्वर होने के कारण वह इस तरह के क्षरण का सामना नहीं कर सका। उनके अलावा म्यूजिक टावर के पास दर्जनों अन्य लोग भी मारे गए थे जो यिन ऊर्जा से बह गए थे। एक ही दिन में रतनपुरी शहर के दर्जनों घरों में जनाजे की तैयारी शुरू हो गई। काव्यायु ने भौहें सिकोड़ ली। हालांकि उसे इसकी उम्मीद थी, फिर भी खबर भारी थी। वह सोच रही थी कि ईशानी कैसा कर रही है। ईशानी चंद्रवंशी सादे कपड़े पहने गलियारे में खड़ी थी। उसकी अभिव्यक्ति शांत थी क्योंकि उसने अपने नाखूनों को ट्रिम करने के लिए अपना सिर नीचे किया था। इन नाखूनों को कल से पहले चमकीले लाल रंग में बालसम के फूलों से रंगा गया था, लेकिन अब उन्हें तेज शराब से साफ कर दिया गया था। बहुत देर तक शराब में भिगोने से उसकी उंगलियों में अभी भी दर्द हो रहा था। आदित्य ने भावहीन चेहरे के साथ अपनी तलवार पकड़ रखी थी। दरवाजे के संरक्षक की तरह ईशानी चंद्रवंशी के पास खड़ी थी। ईशानी चंद्रवंशी के सामने आंगन में 1 दर्जन से अधिक लंबी बेंचों की व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक बेंच पर एक व्यक्ति लेटा हुआ था। पुरुष और महिलाएं लकड़ी के बोर्डों के साथ अपनी जांघों पर पिटाई प्राप्त करते हुए अपने कंधों से पकड़े हुए थे।
पूरा आंगन लकड़ी के मांस से टकराने और स्वर की तरह विलाप की थप्पड़ की आवाज से गूंज उठा। कुछ देर सुनने के बाद ईशानी चंद्रवंशी ने हल्के से हाथ उठाया। लकड़ी के बोर्ड पूरी तरह से एक साथ रुक गए और विलाप कराहने में बदल गया। ईशानी चंद्रवंशी ने कराह रहे लोगों पर अपनी निगाहें घुमाईं और कहा, आप सभी खड़े लोग हैं। अधिकारों से मेरे सबसे बड़े भाई का शरीर अभी तक ठंडा नहीं है। मुझे आप बड़ों को दंडित नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बहुत दूर चले गए हैं। तुमने सोचा था कि मैं युवा था और मूर्ख बनाना आसान था, है ना? ढील देना, झूठे हिसाब रखना, चोरी करना, तुम क्या करने की हिम्मत नहीं करोगे? आपने वास्तव में सोचा था कि मैं आटा था जिसे इच्छानुसार गूंधा जा सकता था? मेरा सबसे बड़ा भाई अभी अभी गुजरा है और आप में से प्रत्येक शहर के स्वामी की हवेली को खाली करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें नगर स्वामी की मुहर भी क्यों नहीं देता? कराह रहे लोगों ने बार बार अपनी बेगुनाही का विरोध किया और रोए कि उनके साथ अन्याय हुआ है। अन्याय? ईशानी चंद्रवंशी ने उपहास किया। जो कोई भी अन्याय महसूस करता है, उसका मजिस्ट्रेट के कार्यालय में शिकायत दर्ज करने के लिए स्वागत है। इससे भी बेहतर, पूरे शहर को बताएं कि आपके साथ कितना अन्याय हुआ है। क्या यह उस तरह की गलत है जहां अंडे की कीमत एक एक तेल चांदी होती है, या उस तरह की जहां आप मालिक का सोना और चांदी चुराते हैं? यहां मेरे खाते बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपकी हर गलती को विस्तार से दर्ज किया गया है। उसने जल्लादों की ओर देखा। पीटना जारी रखें। उन्हें उनके जीवन के 1 इंच के भीतर हराएं। तब तक मत रुको जब तक कि उनमें से प्रत्येक को 40 स्ट्रोक न मिल जाएं। कर्कश आवाजों और नए सिरे से विलाप के साथ पिटाई फिर से शुरू हुई। आसपास के सभी लोगों ने अपनी सांसें रोक ली। एक नौकरानी बाहर से आंगन में दाखिल हुई, ध्यान से ईशानी चंद्रवंशी के पास फुसफुसाते हुए बोली, यंग मिस, इमोर्टल लेडी यून दर्शकों से अनुरोध करती है। ईशानी चंद्रवंशी ने सजा की निगरानी के लिए आदित्य को छोड़ दिया, जबकि वह काव्यायूं के समूह से मिलने के लिए फूल हॉल में गई। काव्यायूं को लगा कि ईशानी चंद्रवंशी कुछ अलग लग रही है। आज से पहले वह एक मासूम, लापरवाह लड़की थी, सीधी और निष्कपट, खुश होने पर हंसती, उदास होने पर रोती। लेकिन अब, अपना सारा समर्थन खोने के बाद, उसकी निगाहें स्थिर और दृढ़ हो गई थी। जबरदस्त सदमे का सामना करना पड़ा और पूरी तरह से बिना तैयारी के पकड़ी गई, वह बड़ी हो गई थी। काव्यायूं ने आह भरी। आपने कड़ी मेहनत की है। ईशानी चंद्रवंशी की आंखें लाल हो गईं और उसने अपने आंसू वापस लेने के लिए मजबूर करते हुए अपना चेहरा ऊपर की ओर झुकाने के लिए संघर्ष किया। वह बड़ी भी नहीं होना चाहती थी। वह कैसे चाहती थी कि वह हमेशा अपने बड़े भाइयों पर निर्भर रहे, हमेशा के लिए लापरवाह रहे और हमेशा सिर्फ एक लाड़ प्यार वाली युवा महिला रहे। लेकिन वह नहीं कर सकी। अब बोझ उसके कंधों पर आ गया था। वह कैसे बच सकती थी? उसे पूरे शहर के स्वामी की हवेली का समर्थन करना था और अपने भाइयों की ताकत का स्तंभ बनना था। यह वास्तव में थका देने वाला था। षड्यंत्रकारी नौकर, बेचैन-चू कबीले के सदस्य और आम लोग शहर के स्वामी की हवेली के साथ हिसाब चुकता करने की मांग कर रहे हैं। रातों रात उसे पता चला कि उसकी दुनिया का रंग बदल गया है। जो लोग कभी दयालु, सम्मानजनक और सम्मानजनक थे, उन सभी ने अपने दिखावे को छोड़ दिया था, जिससे तीखे नुकीले नुकीले दिखाई दे रहे थे। हर कोई उसे देख रहा था, उसके गिरने का इंतजार कर रहा था, जैसे लकड़बग्घे अपनी मृत्युशैया पर संघर्ष कर रहे किसी व्यक्ति को निगलने की प्रतीक्षा कर रहे हों। वह गिर नहीं सकती थी। अगर वह गिर गई, तो चंद्रवंशी परिवार का क्या होगा? उसके भाई के बारे में क्या? सार्वजनिक रूप से उसने थकान दिखाने की भी हिम्मत नहीं की। ईशानी चंद्रवंशी ने तब तक इंतजार किया जब तक कि उसकी आंखों में जलन कम न हो जाए, यह कहने से पहले, मैं आपको बड़े भाई को देखने के लिए ले जाता हूं। मम। इसके बारे में सोचें, जब वे रतनपुरी शहर में पहुंचे थे, तो प्रताप चंद्रवंशी पहले से ही नगर स्वामी के रूप में सफल हो चुके थे। उनकी पृथ्वी आत्मा पहले से ही मोहाचार्य द्वारा मिश्रित थी। तो वह भावुक युवक जिसने अकेले ही अपने देश की सेवा की थी, काव्यायूं ने उसे वास्तव में कभी नहीं जाना था। इस जीवनकाल में ऐसे व्यक्ति के साथ संघर्ष न कर पाना वास्तव में एक अफसोस था।
प्रताप चंद्रवंशी दफन कपड़ों में अंतिम संस्कार के बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनका चेहरा भूरा हो गया था। उसकी बाहों में एक सुंदर कैलिको बिल्ली थी। जब ईशानी चंद्रवंशी ने बिल्ली को देखा तो वह चौंक गई। यहां एक बिल्ली कैसे है? कोई आओ। सीली ने कहा। रुको, यह शांति है। शांति कौन है? रोशनी ने कहा। शांति आपके बड़े भाई की प्यारी थी जब वह जीवित थी। कैलिको बिल्ली शोर से जाग गई। वह प्रताप चंद्रवंशी के सीने से उठ खड़ा हुआ और कुछ खाली नीली आंखों की एक जोड़ी खोल दी। एक पल के लिए खाली घूरने और हवा को सूंघने के बाद आखिरकार वह काव्यायुं के समूह की दिशा में सामना कर गया। उसने पूछा, नौवे अंकल, क्या वह आप हैं? सीली ने उत्तर दिया, यह मैं हूं। नौवे चाचा, नीली आंखों से अचानक आंसू फूट पड़े। मुझे पता था कि उसने अपना दिल नहीं बदला है। मुझे पता था कि उसने अपना दिल नहीं बदला है। देर रात काव्यायुं 2 शराब के जार लेकर छत पर आई। मकर सिंह एक पैर ऊपर करके छत पर बैठ गया। उसका हाथ घुटने पर टिका हुआ था। वह चांद की ओर नहीं देख रहा था, बल्कि दूर के शून्य में किसी बिंदु पर सीधे आगे देख रहा था। सोच में खो गया था। काव्यायुं उसके पास बैठ गई और उसे शराब के जार में से एक सौंप दिया। मकर सिंह जार लेने के लिए आगे बढ़े। उसने सील तोड़ी, जार उठाया और एक बड़ा घूंट लिया। पीने के बाद उसने आकाश में ढलते चांद को देखते हुए अपनी सिर झुकी हुई स्थिति बनाए रखी। काव्यायुं ने उसकी ओर देखा। उसकी अभिव्यक्ति को रात की तरह शांत देखा। कोई भावना प्रकट नहीं की। कोई भावना न होना अपने आप में एक तरह की भावना थी। उसने वास्तव में मेरे साथ काफी अच्छा व्यवहार किया, मकर सिंह अचानक बोले। काव्यायुं को पता था कि वह प्रियंका के बारे में बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इस दुनिया में कुछ लोग हैं जो स्पष्ट रूप से काले या सफेद हैं। ज्यादातर लोग ग्रे हैं। मम। उसने आकाश की ओर इशारा करते हुए शराब के जार को पकड़े हुए हाथ से अपनी तर्जनी उठाई। यह चांद वही है। यह शायद ही कभी भरा होता है, ज्यादातर समय यह अधूरा होता है। काव्यायुं ने कुछ भावना के साथ सिर हिलाया। हाँ, लोग अपना जीवन पूर्णता का अनुसरण करने में बिताते हैं, फिर भी शायद ही कभी इसे प्राप्त करते हैं। चंद्रमा महीने में कम से कम एक बार पूर्ण हो जाता है, लेकिन अधिकांश लोग अपने पूरे जीवन में एक बार भी पूर्णता का अनुभव नहीं करते हैं। भले ही वे अमरता पर चढ़ जाएं, तो क्या अमर पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं? चंद्रमोहिनी नामक उस अमर को तब तक पीटा गया जब तक कि उसकी आत्मा बिखर नहीं गई, यहां तक कि पुनर्जन्म भी नहीं ले सकी। मकर सिंह ने कहा, स्वर्ग का मार्ग दूर है, मानव पथ निकट है। यदि हम बाहरी चीजों में पूर्णता का अनुसरण करते हैं तो हमारे पास कभी भी पूरा दिन नहीं होगा। लोग जो कर सकते हैं वह केवल आंतरिक पूर्णता प्राप्त करना है। एक स्पष्ट विवेक होने का मतलब है कि कोई पछतावा नहीं है। आप सही कह रहे हैं। काव्यायुं ने अपनी ठुड्डी को अपने हाथ पर टिका दिया और उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी। यह पता चला कि वह भी उसे देख रहा था। उनकी निगाहें सीधे एक दूसरे की आंखों में पड़ी। वह आज रात उसे सांत्वना देने के इरादे से आई थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उसने खुद को फिर से उसके द्वारा सांत्वना दी। उसने आह भरी, मुझे लगता है कि जब मास्टर ने मुझे काव्यायुं नाम दिया तो उनका भी यही अर्थ था। वह नहीं चाहता था कि मैं सांसारिक प्रेम, घृणा और उलझनों से प्रभावित होऊं, बस आंतरिक पूर्णता की तलाश करने के लिए। दुर्भाग्य से मैंने बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। मकर सिंह थोड़ा मुस्कुराया। मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। दोनों ने कुछ राहत महसूस की और अपने वाइन जार को बंद कर दिया, घटते चांद और शरद ऋतु की हवा के नीचे एक साथ शराब पीते हुए। बाद में मकर सिंह ने उनके लिए फिर से ईस का गीत बजाया। काव्यायुं ने हल्के से 2 अंगुलियों से अपने घुटने को थपथपाया, धीरे से अपना नाम मकर सिंह पुकारने से पहले चुपचाप पूरे टुकड़े को सुनाया। मम, क्या आप सोना चाहते हैं? मैं तुम्हारा पीछा करता रहूंगा। मकर सिंह ने एक हाथ में शराब का जार पकड़ रखा और फिर से उसकी आंखों में देखने लगा। उसकी शानदार पुतलियों में चांदनी और तारों की रोशनी झलकती थी, जो लगभग बहुत तेज चमक रही थी। उसके होंठ अभी भी शराब से गीले थे, बारिश से भीगे फूलों की पंखुड़ियों की तरह नम और नरम लग रहे थे।
उसने कहा, क्या तुम मुझ पर दया कर रहे हो? मैं। काव्या यूं, बाकी सब मुझ पर दया कर सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर सकते। काव्या यूं दंग रह गई। क्यों? वह अचानक थोड़ा आगे झुक गया, करीब आ गया। उसकी नाक की नोक पर कमल की खुशबू कई डिग्री अधिक स्पष्ट हो गई। अपने लिए सोचो। बारिश से भरी एक और शरद ऋतु की रात में काव्या यून और उसका समूह आनंद लेन में ओस्मांथस के पेड़ पर आया। उन्होंने कुशलता से यिन्यांग मंत्र का पाठ किया और अपनी यिन्यांग आंखें खोली। मादा भूत इत्मीनान से तैरने लगी, एक बार फिर उन्हें नहीं पहचाना। मकर सिंह द्वारा यिनसभा गठन की स्थापना के बाद काव्या यून ने उसे पुकारा, देवयानी। क्या तुम मुझे बुला रहे हो? हाँ, आओ, मैं तुम्हें पुनर्जन्म लेने के लिए भेजूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं। क्या आप तेजवीर का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, आपको कैसे पता चला? मेरे तेजवीर। यह आपका तेजवीर था जिसने मुझे आपको खोजने के लिए कहा था, काव्या यूं ने एक प्रेम गांठ पकड़ते हुए और महिला भूत के सामने लहराते हुए कहा। देखो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूं। यह है। यही मैंने तेजवीर को दिया था। मेरा तेजवीर कहाँ है? उसने मुझसे आपको यह बताने के लिए कहा कि वह पहले ही पुनर्जन्म लेने जा चुका है। उसे देखने के लिए आपको फिर से पुनर्जन्म में प्रवेश करने की आवश्यकता है। फिर मादा भूत उनके पीछे पीछे पास के एक भूत कुएं तक गई। तथाकथित भूत कुआं अंडरवर्ल्ड और मानव क्षेत्र के बीच एक संबंध बिंदु था। मृत्यु के बाद आत्माएं अनजाने में भूत के कुओं की ओर बढ़ जाती हैं। कई भूतिया कुएं पृथ्वी पर बिखरे हुए थे, जो आम लोगों के लिए अदृश्य थे। भूत कुओं के आसपास के क्षेत्रों में भारी यिन ऊर्जा थी, और जब आम लोगों को कभी कभी चलते समय भूत की दीवारों का सामना करना पड़ता था, तो यह ज्यादातर इसलिए था क्योंकि पास में एक भूत कुआं था। देवयानी ने प्यार की गांठ को कसकर पकड़ लिया, एक बार तेजवीर को पुकारा, भूत के कुएं के केंद्र में चला गया और जल्दी से नीचे डूब गया और गायब हो गया। यिन ऊर्जा में डूबे भूत के केंद्र में एक लाल प्रेम गांठ बनी रही। अंत में कोई भी उनकी पूरी कहानी नहीं जान सका। समय ने सभी प्यार और नफरत को धूल में बदल दिया, मौन में लौट आया। ओस्मांथस शाखा और लव नॉट के अलावा शहर के स्वामी के रक्षकों ने संगीत टॉवर के पास एक जेड तलवार भी उठाई थी, जिसे उन्होंने काव्या यून को सौंप दिया था। तलवार 3 फीट लंबी थी, हरे रंग में समृद्ध थी, और जब मारा जाता था तो यह जेड के गहनों की तरह बजता था, जो स्पष्ट और कान को भाता था। ब्लेड पर 2 सील अक्षर उकेरे गए थे, नफरत काटना। TL, नफरत काटना। सीली ने टिप्पणी की, तलवार अच्छी है, लेकिन नाम थोड़ा अशुभ है। आमतौर पर अच्छे हथियारों का सामना करते समय काव्या यून निश्चित रूप से पहले अपने लिए दावा करेगी। लेकिन यह जेड तलवार केवल जादू करने के लिए उपयुक्त थी, वास्तविक युद्ध के लिए अच्छी नहीं थी, और उसे इसका उपयोग करना अजीब लगा, इसलिए उसने इसे मकर सिंह को दे दिया। सीली कुछ तेज जीभ वाला था और उसने जानबूझकर रोशनी को उकसाया। वह पहले सुंदर लड़के को अच्छी चीजें देती है। आपकी बड़ी बहन अब आपको नहीं चाहती। रोशनी गुस्से में आ गई। आप जैसी बिल्ली क्या समझती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इसे नहीं चाहता, इसलिए नहीं कि बड़ी बहन मुझे नहीं देगी। बड़ी बहन और मैं रात में एक ही बिस्तर पर सोते हैं, हम सबसे करीब हैं। मकर सिंह ने बगल से सुना, उसकी भौहें फड़क रही थी। सीली दिल खोलकर हंसे, रोशनी को फिर मकर सिंह की ओर देखा और तेज जीभ से बोलना जारी रखा। आप दोनों वास्तव में उसकी प्राथमिक पत्नी और माध्यमिक पत्नी की तरह दिखते हैं। आर्य सुमेधा ने खुशी खुशी हंगामे में शामिल होकर पूछा, फिर हमें बताओ, प्राथमिक पत्नी कौन है और दूसरी पत्नी कौन है? रोशनी अपने कूल्हों पर हाथ रखकर खड़ी थी, मकर सिंह को निडरता से देख रही थी, फिर अपने मुंह का कोना उठा लिया। बोलो। सीली फुर्ती से बैठने के लिए एक सजावटी चट्टान पर कूद गया। उसे भागते हुए देखकर मकर सिंह को पता था कि उसके पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। निश्चित रूप से, इसने कहा, मकर सिंह निश्चित रूप से उपपत्नी है। हालांकि वह बहुत दूर भाग गया था, फिर भी मकर सिंह ने उसे पकड़ लिया, उसे हथेली के आकार में सिकोड़ दिया और उसे तालाब में फेंक दिया।
छोटी बिल्ली का शरीर पत्थर की तरह पानी की सतह पर 2 बार फिसल गया। सीली ने गुस्से में शाप दिया। तीनों तालाब के किनारे खड़े होकर हंसते रहे। काव्या यूं अभी अभी उठी थी और उसने बाहर हंसी और कोसने की हल्की आवाजें सुनी। उसने खिड़की को धक्का दिया, उसके खिलाफ झुक गई और केकड़े के पेड़ के माध्यम से उन्हें देखा। हंसते हुए उसने पूछा, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आर्य सुमेधा ने जोर से पुकारा, हम आपके लिए को लेने पर चर्चा कर रहे हैं। हुँ? अंत में आर्य सुमेधा को भी तालाब में प्रवेश करने का गौरव प्राप्त हुआ। हालांकि उस शाम सीली ने निजी तौर पर मकर सिंह से माफी मांगी और ईमानदारी से कहा कि मकर सिंह पहली पत्नी थी और रोशनी एक की तरह थी। कारण सरल था, मकर सिंह ने शांति की आंखों को ठीक कर दिया था। मकर सिंह को चुकाने के लिए यह स्वेच्छा से एक काली बिल्ली के बालों के आभूषण में बदल गया, जो एक मुट्ठी से थोड़ा छोटा था, जो काव्या यूं के सिर पर बैठता था। इससे काव्या यूं तब तक हंसे जब तक कि वह अपना मुंह बंद नहीं कर सकी। रोशनी ने ईर्ष्या से देखा। बड़ी बहन, मैं भी इसे पहनना चाहता हूं। इसलिए काव्या यूं ने बालों का आभूषण हटा दिया और उसे रोशनी के बालों में रख दिया। दरअसल उसकी छोटी बहन पैदा हुई थी उत्साही और प्यारी, इस तरह के आभूषण के लिए बहुत उपयुक्त थी। सीली रोशनी के काले बालों में लुढ़क गया, लेटने से लेकर बैठने तक बदल गया और काव्या यूं को यह कहते हुए देखा, अरे, मैंने आप लोगों की भी मदद की, है ना?